जियांग फे की सेफ्टी कंफर्म होने के बाद लुओ जान और बाकियों ने चैन की सांस ली। अपने इक्विपमेंट को थोड़ा एडजस्ट करके स्क्वाड आगे बढ़ गई। अभी वहां सिर्फ कुछ ही गार्ड्स इधर उधर फैले हुए थे। लगभग सारे निंजाज निपटाए जा चुके थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट्स यानी वो 3 जूनिन अभी भी अंधेरे में छुपे थे। उन्होंने स्क्वाड के साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला इसलिए किया था ताकि दुश्मन उन्हें एक एक करके अपना शिकार न बना लें। लुओ, मैंने सुना कि तुम एक जॉनन के पीछे गए थे, क्या हुआ उसका? यांग फेंग ने लुओ जहन से पूछा। टीएसके, वो मेरे हाथ से निकल गया। यहाँ के रास्ते बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और भागते वक्त वो निंजास काफी तेज थे। कुछ मिनट उसका पीछा करने के बाद वो मेरी नजरों से ओझल हो गया, लुओ जहन ने जवाब दिया। वो च्युइंग गोंग में अच्छा नहीं था, इसलिए उस जूनिन को पकड़ने में नाकाम रहा। खैर, अभी के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे वो खुद हमारे पास आएंगे, क्योंकि उनका मिशन इस जगह के सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करना है। यांग फेंग हंसते हुए बोला। वो जानता था कि लुओ जान की क्विंगोंग बहुत अच्छी नहीं है। बिना सही प्रैक्टिस के वो एक जोनिन को पकड़ने लायक स्पीड बर्स्ट हासिल नहीं कर सकता था, जिसकी स्पीड लेवल 3 के करीब होने के लिए फेमस थी। मास्टर, आगे एक डेड बॉडी है। देखते ही देखते स्क्वाड उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गई। वहां उन्हें टोकुगावा योसुके की लाश मिली। क्या यहां हमारे अलावा भी कोई है? लुओ जहन ने फिक्र के साथ पूछा। उनकी स्क्वाड का कोई भी मेंबर यहां नहीं आया था। जापानी कभी एक दूसरे को नहीं मार सकते थे, इसलिए वहां एक लाश पड़ी देखकर लुओ जहन समझ गया कि किसी और ने उनके काम में दखल दिया है। मैं इस लड़के को जानता हूं, करीब आते हुए यांग फेंग बोला। स्क्वाड के बाकी लोग भी उसके पास आ गए। ये टोकुगावा का सबसे कम उम्र का जॉना है। इसका नाम टोकुगावा योसुके है, जिसे नेक्स्ट स्टार भी कहा जाता है। पहली मेटा ह्यूमन गैदरिंग के दौरान मैं इससे एक बार मिला था, यांग फेंग ने बताया। ये छोटा बच्चा जूनिन है? जियांग फे हैरानी से चिल्लाया। योसुके को उसी ने मारा था। असल में वो बच्चा भाग रहा था, तभी अचानक पीछे पलटा और मौत की भीख मांगने लगा। जियांग फे को तो लगा था कि ये ज्यादा से ज्यादा चुनिन या कोई बेहतर जेनिन होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतना वीक था? बिल्कुल सही, ये बच्चा कुछ ही वक्त पहले जूनिन रैंक तक पहुंचा था। ये काफी स्ट्रांग था, यांग फेंग ने समझाया। स्ट्रांग? ये? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, अपने होठ चबाते हुए जियांग फे बोला। ये लड़का तो सच में वापस आकर खुद को मारने की भीख मांग रहा था। ब्रदर जियांग फे, क्या आप इसे जानते थे? यांग फेंग ने पूछा, क्योंकि जियांग फे ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उससे पहले मिल चुका हो। मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन मैं इससे मिला जरूर था। इसके माथे पर ये जो छेद है वो मेरा ही किया हुआ है, जियांग फे ने हिचकिचाते हुए कहा। क्या? सब उछल पड़े। अभी बस सबने टोकुगावा योसुके की पहचान कंफर्म की ही थी कि जियांग फे ने उसे मारने की बात कबूल कर ली। गोली का घाव ढूंढने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि वो छेद बहुत छोटा था। उसी पल सबकी नजरें जियांग फे की साइडाम पर टिक गईं। वो गन जांग फैमिली का लेटेस्ट वेपन था। हर कोई उसे हासिल नहीं कर सकता था, और जांग फैमिली के बाहर शायद सिर्फ जियांग फी के पास ही वो मौजूद थी। घाव के जलने के निशान देखकर हर किसी को यकीन हो गया कि ये काम जियांग फे का ही है। ये थोड़ा अजीब है, यहां लड़ाई का कोई निशान नहीं दिख रहा। क्या इस बच्चे ने बिल्कुल भी फाइट नहीं की? लुओ जहन ने पूछा। भले ही जियांग फे के पास लेवल 4 की ताकत थी, लेकिन उसमें बैटल एक्सपीरियंस की कमी थी। एक जॉनिन को सिर्फ एक शॉट में मार गिराना कैसे पॉसिबल था? उसने नहीं की। उसने मुझे उसे मारने की भीख मांगी, तो मैंने वही किया। जियांग फे ने बात छुपाने की कोशिश किए बिना सीधा जवाब दिया। फिर जियांग फे ने उन्हें पूरी बात बतानी शुरू की कि आखिर वहां क्या हुआ था। हे भगवान, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि एक नेचुरल जीनियस जूनिन प्रेशर और स्ट्रेस के आगे इस तरह घुटने टेक देगा, अपना सिर हिलाते हुए लुओ जान बोला। वहां मौजूद कोई भी बेवकूफ नहीं था। अपने इतने बैटल एक्सपीरियंस के साथ वो समझ सकते थे कि असल में क्या हुआ होगा। उस बच्चे को जियांग फे की असली पहचान पता चल गई होगी और उसने भागने की कोशिश की होगी। मौत से दूर भागने में नाकाम होने के बाद उस छोटे बच्चे ने हार मान ली होगी और खुद को मरने दिया होगा। तुम सबको अपनी ट्रेनिंग डबल करनी होगी, लुओ जान चिल्लाया, और उसके पीछे खड़े सारे यंगर फाइटर्स सहम गए। लुओ जान ने दुश्मन होने के बावजूद योसुके को एक एग्जाम्पल की तरह लिया। ये उसके लिए एक वेकअप कॉल था। चाइना को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्हें खुद स्ट्रांग बनना होगा, खासकर उस यंगर जनरेशन को जिसने कभी खून खराबा या असली मौत का सामना नहीं किया था। जब किसी ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा जहां उनके दिमाग की परीक्षा हो, तो उनकी मेंटल कैपेसिटी भी इस मरे हुए योसुके जितनी ही होगी। लुओ जान ने उन्हें ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग देने का फैसला कर लिया था, ताकि वो उस दिन के लिए तैयार रहें जब उनकी स्क्वाड को ऐसे कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़े। मास्टर, यहां एक और बॉडी है, स्क्वाड का एक मेंबर चिल्लाया जब उसे योसुके की लाश से थोड़ी ही दूर टोकुगावा नारा की जली हुई लाश मिली। ब्रदर फे, क्या तुमने इसे भी मारा है? लुओ जान ने पूछा, जबकि बाकी सारे मेंबर्स उसे घूर रहे थे। हाँ, मैंने मारा। ये मैंने ही किया है, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए जियांग फे बोला। जब वो योसुके जैसे जवान लड़के को मार सकता था, तो एक बूढ़े आदमी को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी।
यांग, क्या तुम इस आदमी की आईडी कर सकते हो? लुओ जान ने कहा। अपना ज्यादातर वक्त लुओ जहन पहाड़ों में ट्रेनिंग करते हुए बिताता था और सोशल सर्कल से कट चुका था। इसलिए उसने सारी सोशल गैदरिंग्स मिस कर दी थीं, जिसका नतीजा ये था कि वो लगभग किसी को नहीं पहचानता था। हाँ बिल्कुल, इसका नाम बर्न्ड है। बर्न टू क्रिस्प, यांग फेंग ने बिल्कुल सीरियस शक्ल बनाकर कहा। क्या ये चाइना का रहने वाला भी था? लुओ जान ने भी एकदम सीरियस होकर पूछा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यांग फेंग मजाक कर रहा है। डूड, क्या तुमने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा? ये इंसान जलकर कोयला हो चुका है। कोई इस लाश को आईडी कैसे कर सकता है? अपनी आंखें घुमाते हुए यांग फेंग बोला। वो लाश टोकुगावा नारा की थी, जिसे जियांग फे ने हराया था, और वो इतनी बुरी तरह जल चुका था कि उसका जेंडर तक पहचानना मुश्किल था। अगर तुम इसे पहचान नहीं सकते तो सीधा सीधा बता दो। TSK। लुओ जहन ने अपनी जीप पर क्लिक किया और जियांग फी की तरफ मुड़ा। ब्रदर फेई, क्या तुम इस इंसान को जानते हो? कोई आइडिया नहीं, लेकिन यह आदमी उस छोटे बच्चे को अपना अप्रेंटिस बुला रहा था। इसका मतलब ये इंसान टोकुगावा नारा है। यांग फेंग चिल्लाया। टोकुगावा नारा? लुओ जहन के मुंह से हाँफते हुए आवाज निकली। ये तो वो डुओ है। हे भगवान, तुमने इन दोनों को कैसे मार गिराया? जली हुई लाश को एग्जामिन करने के लिए नीचे बैठते हुए लुओ जहन ने पूछा। वो सोचने लगा कि क्या जियांग फेई सच में फाइटिंग में सिर्फ एक बिगिनर है। उसने बहुत आराम से एक नहीं बल्कि 2 जॉनिन्स को मौत के घाट उतार दिया था। नारा बिल्कुल योसुके जैसा नहीं था। वो बूढ़ा आदमी काफी लंबे समय से मशहूर था। भले ही लुओ जहन भी नारा के पावर लेवल पर था, लेकिन उसमें उससे लड़ने और बिना किसी जानलेवा चोट के बच निकलने का कॉन्फिडेंस नहीं था। जियांग फे ने उस आदमी को जलाकर सिर्फ कोयले का ढेर ही नहीं बनाया था, बल्कि खुद भी बिना एक खरोच खाए वहां से सही सलामत बच निकला था। जब सबने इस बात को मान लिया कि टोकुगावा नारा और टोकुगावा योसुके दोनों की मौत के पीछे जियांग फी का हाथ है, तो यांग फेंग, लुओ जहन और टीम के बाकी सारे मेंबर्स का नजरिया पूरी तरह बदल गया। इससे पहले उन्हें बस इतना पता था कि जियांग फे एक लेवल 4 का फाइटर है, लेकिन बैटल एक्सपीरियंस की कमी की वजह से वो कमजोर पड़ जाता था और उसकी लड़ने की असली ताकत सिर्फ एक लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट जितनी ही थी। वो लोग उसे उन लकी म्यूटेंट्स की तरह ही मानते थे। म्यूटेंट्स वो मेटा ह्यूमंस होते थे जिन्हें अपनी एबिलिटीज सिर्फ किस्मत के भरोसे मिली होती थीं। ऐसा पॉसिबल था कि एक 4 साल के बच्चे को लेवल 4 मेटा ह्यूमन की पावर मिल जाए। लुओ जहन और यांग फेंग हमेशा से उसे वैसा ही समझते थे। भले ही वो चाइना का एक नेशनलिस्ट मार्शल आर्टिस्ट था, लेकिन वो बस लकी था कि उसके पास एक लेवल 5 मास्टर था। उन्हें लगता था कि जियांग फे असल में उतना स्ट्रांग नहीं है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे वो लेवल 5 मास्टर मिल गया और उसने उसे ट्रेन किया। अगर उनकी किस्मत भी इतनी ही अच्छी होती और उन्हें भी ट्रेन करने के लिए ऐसा ही कोई गॉडली मास्टर मिल जाता, तो वो जियांग फे से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होते। लेकिन जब उन्हें समझ आया कि जियांग फी ने बिना एक खरोच खाए टोकुगावा नारा और टोकुगावा योसुके को मार दिया है, तो सब कुछ बदल गया। उस वक्त लुओ जहन और यांग फेंग को लग रहा था कि जियांग फी हमेशा से नाटक कर रहा था। वो ये तो मान सकते थे कि जियांग फे बाकी मेटा ह्यूमंस के साथ घुलने मिलने में अच्छा नहीं है, लेकिन जहां तक बैटल एक्सपीरियंस की कमी वाली बात थी, उससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं हो सकता था। जितना ज्यादा वो इस बात को सच मानते, उतना ही उन्हें लगने लगा कि एक लेवल 5 मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल भगवान की तरह होता है। जब उनका अप्रेंटिस ही इतना स्ट्रांग है, तो मास्टर कितना स्ट्रांग होगा? अगर ऐसा है तो अप्रेंटिस में एक्सपीरियंस की कमी कैसे हो सकती है? ये पक्का नाटक ही था। ब्रदर फे, अपना ये नाटक ऐसे ही चालू रखना। जियांग फे के कंधे थपथपाते हुए यांग फेंग ने थम्स अप दिया। ब्रदर फे, मेरी रिस्पेक्ट आपके साथ है, अपना सिर हिलाते हुए लुओ जान ने थोड़ा झुककर कहा। हे, अब इस मौके पर जियांग फे क्या ही करता। हर किसी को पूरा यकीन हो चुका था कि वो सुपर स्ट्रांग है, जबकि उसने अभी बस 2 जॉनिन्स को मारा था। एक बेवकूफ की तरह मुस्कुराने के अलावा उसे कोई और अच्छा आइडिया नहीं सूझा। उन 2 लाशों को देखकर मिले छोटे से सरप्राइज के बाद 50 मेंबर्स से ज्यादा की वो असॉल्ट स्क्वाड आगे बढ़ी। अब वो उस जगह पहुंच चुके थे जहां वेपनाइज्ड न्यूक्लियर मटेरियल्स रखे हुए थे। साइफ कंट्रोल पैनल्स के पास जाकर देखो कि तुम क्या कर सकते हो। यांग फेंग ने अपने ही एक अप्रेंटिस को आवाज लगाई। भले ही वो लोग मार्शल आर्ट्स सीख रहे थे, लेकिन वो कोई आदिमानव नहीं थे। जाहिर सी बात है, ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में उनमें से कुछ को आईटी की बहुत अच्छी नॉलेज थी। मास्टर, यहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। कंट्रोल पैनल के बटन्स पर अपनी उंगलियां चलाने के बाद साइव नाम के लड़के ने कहा। भले ही वो टेक सावी था, लेकिन वो एक असली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 0541 से बेहतर कैसे हो सकता था? सर्वेलेंस सिस्टम की फुटेज से छेड़छाड़ हुई है, ये बात साइव कभी नहीं पकड़ सकता था। कॉपी दैट, हांटियान्यू को एक ट्रांसमिशन भेजो और उसके आदमियों से फुल असॉल्ट करने को कहो। लुओ जान बोला। अब उनका मिशन अपडेट हो चुका था। उन्हें सबूतों को सिक्योर और गार्ड करना था, ताकि हां तियान्यू और उसके आदमी स्टोरेज के न्यूक्लियर मटेरियल्स को हैंडल कर सकें। नानी मोनोडिया, कमीने चाइनीज, यहां से दफा हो जाओ। अभी मामला थोड़ा शांत ही हुआ था कि कोई अजीब सी भाषा में चिल्लाया। उसकी आवाज एक बत्तख से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। ये क्या? जियांग फे पीछे मुड़ा और उसने एक निंजा को स्टोरेज यूनिट के बड़े से दरवाजे से कुछ मीटर्स की दूरी पर खड़े देखा। HMPH, लगता है तुमने हमें ढूंढ लिया।
अपना फियरलेस एटीट्यूड दिखाते हुए लुओ जान आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि ये निंजा वही जूनिन है जो उसके हाथों से बच निकला था। जैसे ही लुओ जान अपनी फाइटिंग स्टांस में आया, यांग फेंग ने उसके हाथ खींचे और उसे जोर से पीछे की तरफ झटका। शांत हो जाओ, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि उसके हाथ में क्या है? जूनिन के हाथ में मौजूद एक छोटे से डिवाइस की तरफ इशारा करते हुए यांग फेंग ने पूछा। जियांग फी ने यांग फेंग की बात सुनी और अपना पूरा फोकस उस जॉना के हाथ पर लगा दिया। वो एक छोटे काले बॉक्स जैसा ऑब्जेक्ट था जिस पर एक लाल बटन लगा हुआ था। यहां से निकल जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ, वो जुनिन बोला, जिसकी आवाज में कूट कूट कर नफरत भरी हुई थी। मत्सुदा योशिनो, तुम तोकुगावा फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तो फिर उनके लिए अपनी जान क्यों देना चाहते हो? यांग फेंग ने बड़े शांत अंदाज में पूछा। जियांग फी सच में हैरान था कि यांग फेंग उस जुनिन की आइडेंटिटी भी जानता था। मैं एक निंजा हूं। बात जब मेरे मास्टर की आती है तो मेरी लॉयल्टी कोई नहीं हिला सकता, एक अजीब सी स्माइल देते हुए मत्सुदा योशिनो ने कहा। चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट्स की पूरी स्क्वाड के सामने भी उस आदमी की लॉयल्टी नहीं डगमगाई। उसका सामना लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट से था। जब वो उन तीनों में से एक को भी नहीं हरा सकता था तो वहां एक लेवल 4 का मार्शल आर्टिस्ट भी था जिसने टोकुगावा नारा को मारा था। अगर वो वहां से जाना चाहता तो उसे वो रास्ता चुनना पड़ता जहां या तो सिर्फ वो जिंदा बचता या फिर कोई भी नहीं। इसी तरह की सोच सारे जापानी लोगों को इतना पागल बनाती थी। ऐसा लगता था जैसे वो सब अपने नेशन को लेकर हार्डकोर फैनेटिक हैं। इसका नतीजा ये था कि उनका माइंडसेट बाकी दुनिया से एकदम अलग था। वो ऐसा बिहेव करते थे जैसे अगर उन्होंने अपने बिलीफ को धोखा दिया तो उनकी पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। यही वजह थी कि मौत सामने खड़े होने के बावजूद मत्सुदा योशिनो बिना किसी पछतावे के जियांग फे और बाकी लोगों के सामने डटा हुआ था। साई बेवकूफ अड़ियल इंसान, एक गहरी सांस छोड़ते हुए जियांग फे ने अपनी लेजर गन को आर्म किया और उसे ऊपर की तरफ पॉइंट किया। रुक जाओ ब्रदर फे। लेकिन मत्सुदा योशिनो की बात सुनकर बाकी सब लोग बुरी तरह डर गए थे। उन्हें लगा कि ये पागल जापानी अब चारों तरफ से घिर चुका है और प्रोटेक्शन सिस्टम को रिलीज करके न्यूक्लियर मटेरियल्स का सारा रेडिएशन बाहर फैलाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ वो 50 लोग मारे जाएंगे बल्कि थर्ड आर्मी भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। पीएफटी जियांग फे ने अपनी हंसी दबाई क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि उस स्टोरेज यूनिट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। भाड़ में जाओ तुम सब, दफा हो जाओ, सरेंडर कर दो, वरना तुम सब भी मेरे साथ मौत के दरवाजे पर दस्तक दोगे। अपने दुश्मनों को घबराता देख योशिनो ने और भी ज्यादा चौड़ में आकर कहा। तुम मरना चाहते हो? ठीक है छोटे निंजा, मुझे मंजूर है। तो फिर दबाओ इसे। इस बटन को किसी एक्सेसरी की तरह शो ऑफ मत करो, इसे दबाओ अगर तुम में हिम्मत है तो। जियांग फी उसकी तरफ बढ़ा और अपनी गुण योशिनो पर तानते हुए उसे ताने मारने लगा। दूर हटो, मैं इसे दबा दूंगा, तुम भी मेरे साथ मरोगे, योशिनो चिल्लाया और उसे पसीना आने लगा। जो आदमी बिना डरे उसकी तरफ बढ़ रहा था वो वही था जिसने खतरनाक तोकुगावा नारा को मौत के घाट उतारा था। जाहिर सी बात है, जब खुद मौत उसके सामने खड़ी हो तो वो डरेगा ही। ब्रदर फे, ऐसा मत करो, लुओ जान चिल्लाया। जापानियों में पागलों वाले जीन्स होते थे और अगर जियांग फी ने उसे और ज्यादा उकसाया तो वो सच में उन सबको मार डालेगा। दबाओ इसे, कम ऑन, कोई डरपोक मत बनो। जियांग फी ने जोर से ताना मारा और फिर लुओ जहन की तरफ पलटकर उसे आंख मारी। दूर हटो, अगर तुम और करीब आए तो मैं इसे दबा दूंगा, योशिनो चिल्लाया, जबकि जियांग फे पहले ही रुक चुका था। मत्सुदा योशिनो को उस आदमी से बहुत ज्यादा प्रेशर और किलिंग ऑरा महसूस हो रहा था। भले ही सबसे स्ट्रांग जूनिन को मारने वाला वो डीमन उससे 15 मीटर्स दूर खड़ा था। मौत से न डरना और मौत को न समझना दोनों अलग बातें थीं। अपनी अपब्रिंगिंग की वजह से योशिनो को जियांग फे और बाकी सबको रोकने के लिए मरने से डर नहीं लगता था। लेकिन जब मौत धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ रही हो तो डर भी अंदर घर करने लगता है। टप टप। वो आदमी इतना पसीना पसीना हो गया था जैसे अभी अभी नहा कर आया हो। उसके पैरों के नीचे पसीने की धार बहने लगी थी। भले ही योशिनो हार नहीं मान रहा था लेकिन जियांग फे भी डटा हुआ था। योशिनो का सबसे बड़ा डर जियांग फे की अननोन स्ट्रेंथ थी। मौत योशिनो के लिए कुछ नहीं थी, लेकिन मौत के बिल्कुल मुहाने पर खड़े होने की फीलिंग अलग ही होती है। इस वक्त वो बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा था। लुओ जहन और स्क्वाड के बाकी लोग जियांग फी को घूर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाला है। वो बुरी तरह डरे हुए थे कि कहीं जियांग फे योशिनो को और उकसा न दे जिससे मजबूर होकर वो बटन दबा दे। रिलैक्स हो, मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि बाकियों को इसके बारे में पता चले, जियांग फे ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बात है? अपनी जगह से हिले बिना योशिनो ने पूछा। नर्वसनेस की वजह से वो आदमी हिल भी नहीं पा रहा था। बात यह है कि जियांग फे बोला, लेकिन फिर रुक गया क्योंकि उसने देखा कि योशिनो थोड़ा रिलैक्स हो गया है। जब योशिनो का ध्यान ट्रिगर बटन से हटकर उस पर गया तो जियांग फे ने तुरंत जंपिंग स्लैश का इस्तेमाल कर दिया। पलक झपकते ही जियांग फी आगे की तरफ कूदा और योशिनो के सामने आकर खड़ा हो गया। नानी, योशिनो चिल्लाया।
अगले ही सेकंड उसने बटन पर अपना अंगूठा रखा और उसे दबाने ही वाला था। पेनेट्रेटिंग चुई स्ट्राइक। जियांग फे ने योशिनो पर अटैक नहीं किया, इसके बजाय उसने उसके नीचे की जमीन पर निशाना साधा। धड़ाम, क्रैक, बूम। जंपिंग स्लैश के बाद वाला स्ट्राइक पक्का क्रिटिकल हिट होता। चूंकि जियांग फे ने पेनेट्रेटिंग चुई स्ट्राइक यूज किया था, इसलिए अटैक की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। क्रैक। जिस सीमेंट की जमीन पर जियांग फे ने हमला किया था, वो जोरदार आवाज के साथ टूट गई और वहां 2 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। ये पेनेट्रेटिंग क्यू स्ट्राइक की एक्सप्लोडिंग पावर का नतीजा था, जिसने सीमेंट की जमीन के अंदर भयंकर दबाव बनाया और वहां एक बड़ा सा छेद हो गया। हवा में धूल और जमीन के टुकड़े भर गए। इसे देखकर लुओ ज़ेहन और उसकी स्क्वाड पीछे हट गई। दूसरी तरफ योशिनो ने तुरंत रिएक्ट किया। जब उसके नीचे की जमीन धंस गई तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिरने लगा। अपनी कड़ी ट्रेनिंग की वजह से खतरे के वक्त योशिनो का शरीर अपने आप हरकत में आ जाता था। उसने तुरंत उस बटन को छोड़ दिया जिसे वो दबाने वाला था, क्योंकि उसे उस गड्ढे के किनारे को पकड़ने और खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों की जरूरत थी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी जान बचाने के चक्कर में उसने बटन को दूर फेंक दिया था। जियांग फे का योशिनो को भागने देने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने फुर्ती से अपनी गन निकाल ली। पफ। खतरा देखकर योशिनो ने बटन वापस उठाने का इरादा छोड़ दिया और अपनी निंजुत्सु का इस्तेमाल करके वहां से भाग निकला। भले ही जियांग फे ने 2 जुनिन को मारने के लिए इसी गन का इस्तेमाल किया था, लेकिन वो दोनों ही ऐसे हालात थे जहां दुश्मन ने रेजिस्ट नहीं किया था। योसुके की बात अलग थी, क्योंकि उसने पूरी तरह से हार मान ली थी। दूसरी तरफ नारा को गोली मारने से पहले जियांग फे ने उस पर जोरदार हमला करके उसे भारी डैमेज पहुंचाया था। मत्सुडा योशिनो का खुद को गोली खाने देने का कोई प्लान नहीं था। लेजर की स्पीड लाइट जितनी तेज हो सकती थी, लेकिन जियांग फे के गन उठाने और फायर करने की मूवमेंट काफी स्लो थी। ब्रदर्स, वहां खड़े होकर सिर्फ तमाशा मत देखो, जियांग फे चिल्लाया। वो जानता था कि वो मत्सुडा योशिनो से 1-on-1 मैच में नहीं लड़ सकता। अगर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया तो उसका राज खुल जाएगा। वो स्ट्राइक उसका सबसे पावरफुल अटैक था। सीमेंट की जमीन बहुत सख्त और मोटी थी और उस स्ट्राइक ने अपना काम कर दिया था। वो सब बस दिखावा था। जो निंजा भाग निकला था उसे लुओ ज़ेहन और बाकी लोग संभाल लेंगे। जियांग फे ने जानबूझकर ऐसा नाटक किया था ताकि वो दिखा सके कि एक लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर वो क्या कर सकता है। योशिनो के साथ साथ लुओ ज़ेहन और यांग फेंग के सामने खुद को बेतहाशा स्ट्रांग साबित करने के लिए इतना काफी था। योशिनो का ट्रिगर बटन गिराना और भाग जाना उसके लिए एक बोनस एंडिंग थी। इसलिए कभी कभी किसी उलझी हुई सिचुएशन से बाहर निकलने का इकलौता तरीका उसे अनएक्सपेक्टेडली खत्म करना ही होता है। रॉजर दैट। पकड़ो उस निंजा को। जियांग फे के चिल्लाने के बाद ही बाकी स्क्वाड ने उसका पीछा करना शुरू किया। अब जबकि ट्रिगर बटन गिर चुका था तो उन्हें अपनी जान का कोई डर नहीं था। वो सब 2 वजहों से जियांग फे के पीछे खड़े थे। पहली वजह यह थी कि योशिनो उन सबको मारने की धमकी दे रहा था। दूसरी वजह थोड़ी ज्यादा सीरियस थी। जियांग फे ने एक्शन लेने का फैसला कर लिया था और अगर वो भी बीच में कूद पड़ते तो वो उसका स्पॉटलाइट छीन लेते। सिर्फ पहली वजह ही लुओ ज़ेहन और यांग फेंग का खून खौलाने के लिए काफी थी। अब जब खतरा टल चुका था तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। ये मिशन अलायंस की मदद करने और अंदर घुसपैठ करने के लिए था। किसी हाई रैंकिंग दुश्मन को मारने पर पक्का कोई तगड़ा रिवॉर्ड मिलता। अपनी बार्गेनिंग चिप गंवाने के बाद योशिनो के पास जिंदा बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस पॉइंट पर लड़ाई करना बेकार होता। क्विंगोंग ना सीख पाने की वजह से लुओ जान उसका पीछा नहीं कर सकता था। लेकिन स्क्वाड में इकलौता वो ही लेवल 3 का फाइटर नहीं था। यांग फेंग को अपनी क्यूआई को अपने पैरों में फोकस करने में सिर्फ आधा सेकंड लगा और वो सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ गया। कुछ ही सेकंड्स में यांग फेंग ने योशिनो को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। अब भागकर दिखा साले। यांग फेंग ने अपनी की को अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर में इकट्ठा किया और योशिनो की निचली कमर पर जोरदार वार किया। जब यांग फेंग की ची मत्सुडा योशिनो के शरीर में घुसी तो उसके सारे चाक्रा पॉइंट सील हो गए। योशिनो को बस एक हल्का सा टैप महसूस हुआ था। अगले ही सेकंड उसके शरीर में चक्र का फ्लो बेकाबू होने लगा और उसे भयानक दर्द का एहसास हुआ। GRAHHH। अपने चाक्रा फ्लो को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से मत्सुडा योशिनो दर्द से तड़पते हुए जमीन पर पड़ा रहा। चाक्रा का इस्तेमाल किए बिना एक निंजा किसी आम सोल्जर से ज्यादा काम का नहीं होता। क्या मैं इसकी जीभ काट दूं? कुछ मिनट पहले इसने हमसे जिस तरह बात की वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, यांग फेंग ने कहा जब लुओ जान आखिरकार उसके पास पहुंच गया। ONNORE KUSOYARO। अपने शरीर के दर्द को सहने की कोशिश करते हुए योशिनो चिल्लाया। TSK बहुत शोर मचाता है तू। ला, मैं इसे ठीक करता हूं। यांग फेंग ने बड़ी फुर्ती से अपनी उंगलियां उसके मुंह में घुसाईं और अगले ही मिनट में योशिनो के सारे दांत टूट चुके थे। वो लगता है तुम्हें ये सब करने की आदत है, जियांग फे बोला। उसने ओल्ड है को भी पहले ऐसा करते देखा था और उसे थोड़ी घिन आई थी। लेकिन जब से वो मेटा ह्यूमंस के बीच घुला मिला था और खासकर जब से उसने किसी की जान ली थी, जियांग फे ऐसे सीन को बर्दाश्त करना सीख गया था। तुरंत ही उसे समझ आ गया
कि यांग फेंग ने ऐसा क्यों किया था। उसने योशिनो को सुइसाइड करने से रोकने के लिए ऐसा किया था। जब मत्सुडा योशिनो फाइनली दर्द से बेहोश हो गया तो यांग फेंग ने उस पर कई चाक्रा सप्रेसिंग नीडल्स लगाकर और नॉर्मल कफ्स पहनाकर उसे रिस्ट्रेन कर लिया। उसके बाद वो जियांगफी के पास गया और उसे डांटने लगा, तुम्हारा ये कदम बहुत रैश था। हो, तुम जानते हो ना कि ये आदमी बस गीदड़ भभकी दे रहा था, उसमें हम सबको मारने की हिम्मत नहीं थी। जियांग फे ने बड़े आराम से कहा। असल में वो पहले से जानता था कि अगर योशिनो बटन दबा भी देता तो भी सब ठीक ही रहता। जियांग फे ये बात जानता था, लेकिन बाकी किसी को इसका कोई आइडिया नहीं था। इसलिए बाकियों की नज़र में जियांग फे के क्रिटिकल डिसीजंस अनरीजनेबल, रेकलेस और राश लग रहे थे। आखिरकार वो 17 साल से भी कम उम्र का एक जवान लड़का ही तो था। फिर भी यांग फेंग और लुओ जहन ने उसे थोड़ी डांट पिलाई। अंडरग्राउंड फैसिलिटी के सारे निंजास निपटाए जा चुके थे और लुओ जान ने तियान्यू को थर्ड आर्मी भेजकर फुल स्केल असॉल्ट शुरू करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। मांडा ग्रुप की न्यूएस्ट टेक और वेपनरी के साथ वो फुल स्केल असॉल्ट बहुत शानदार रहा और सारे जापानी मर्सनरीज को बुरी तरह पीछे खदेड़ दिया गया। जियांगफी को पहले से ही तोपों के चलने की आवाजें और हारते हुए मर्सनरीज की चीखें और गुस्से भरी गालियां सुनाई दे रही थीं। ये पागल सच में निडर हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन के बाहर से लड़ते हुए तियान्यू ने कहा। इनसे यही उम्मीद थी। मुझे इन पागलों से लड़ने में सख्त नफरत है। भले ही इन्हें पता हो कि इनके जीतने का कोई चांस नहीं है, फिर भी ये तब तक लड़ेंगे जब तक इनका आखिरी आदमी ना गिर जाए। एकदम वेस्ट ऑफ टाइम। देखो, इनके पीछे हटने का कोई साइन भी नहीं दिख रहा, क्रेजी निकन्मी वाले एक कमांडिंग ऑफिसर ने कहा। थोड़ा ध्यान से फायर करो कमांडर, आखिर ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। एक मिसफायर और हम सब मारे जाएंगे। हाँ, तियान्यू बोला। रिलैक्स बॉस, लड़कों को ये बात पता है। इस फाइट में कोई मरना नहीं चाहता। अगर हम अपनी मर्जी से फायर कर पाते तो तुम्हारे पलक झपकाने से पहले ही वो बेवकूफ मारे जा चुके होते। क्रेजी ने कहा। ठीक है, ये तुम्हारा फील्ड है, मेरा नहीं। मेरा यहां कोई काम नहीं है। बस इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करो। ये कहकर तियान्यू वहां से चला गया। 2 घंटे तक चले ध्यान से एम्ड बराज के बाद मर्सनरीज ने फाइनली हार मान ली और न्यूक्लियर पावर स्टेशन की तरफ पीछे हट गए। इस पॉइंट पर टोकुगावा फैमिली का खेल खत्म हो चुका था। सारे हाई रैंकिंग निंजास मारे जा चुके थे और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट का सीक्रेट एक्सपोज हो चुका था। जापान जिस तरह से चीजों को हैंडल करता था, उसे देखते हुए अगर टोकुगावा फैमिली ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो जापानी एम्परर की बदनामी से बचने के लिए वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर ले लेंगे और इसे अपने फायदे के लिए किया गया काम बताएंगे। एक तरह से उनकी पूरी फैमिली का नामोनिशान मिट जाएगा। मर्सनरीज के पीछे हटने की इकलौती वजह यह थी कि उन्हें टोकुगावा फैमिली से ऑर्डर्स मिले थे। रही बात टोकुगावास के सरेंडर करने की, तो वो इसलिए था क्योंकि उनका टोकुगावा नारा और बाकी निंजास से कॉन्टैक्ट टूट गया था। ये साफ था कि इसमें चाइना का हाथ है, जिसने उनके प्लान्स पर पानी फेरने और निंजास को मारने के लिए पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट्स का इस्तेमाल किया। अब जब टोकुगावा का गिरना तय था तो वो लड़ाई को आगे बढ़ाकर बिना बात के सारे मर्सनरीज की जान नहीं गंवाना चाहते थे। जैसे ही मर्सनरीज पीछे हटे, थर्ड आर्मी अंदर घुसी और उसने न्यूक्लियर पावर स्टेशन में अपना बेस बना लिया। उसके बाद तियान्यू और उसके इंजीनियर्स भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन में घुस गए। खतरनाक न्यूक्लियर मटेरियल्स को हैंडल और डिस्पोज करने का काम उन्हीं के जिम्मे था। बॉस, जरा ये देखो। डिफेंसिव सिस्टम क्रैक करने के 15 मिनट्स के अंदर ही उन्होंने पूरे स्टेशन का कंट्रोल ले लिया था। जब उन्होंने स्टेशन में ढूंढना शुरू किया तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला, क्योंकि हर चीज ने काम करना बंद कर दिया था। रिएक्टर कोर से लेकर स्टोरेज तक हर एक न्यूक्लियर मटेरियल का डेटा और रिकॉर्ड बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुका था। मेरे पीछे आओ। तियान्यू तेजी से अंडरग्राउंड फैसिलिटीज की तरफ बढ़ते हुए बोला। क्या चल रहा है? लुओ जहन ने पूछा। तुम्हारे सवाल का जवाब देने से पहले बस मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि मैं गलत हूं, फ्राउन करते हुए तियान्यू बोला। सब हड़बड़ी में तियान्यू के पीछे उस स्टोरेज यूनिट तक गए जहां सारा न्यूक्लियर फ्यूल रखा होना चाहिए था। स्टोरेज फैसिलिटी खोलो। बॉस, प्रॉपर प्रोटेक्शन के बिना रेडिएशन हम सबको मार डालेगा, एक इंजीनियर ने कहा। सही कहा, लेट्स सूट अप। कोई दरवाजा खोलने के लिए तैयार रहो, तियान्यू चिल्लाया। भले ही उसे जल्दी से ये कंफर्म करना था कि न्यूक्लियर मटेरियल्स अभी भी स्टोरेज यूनिट में है या नहीं, लेकिन इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ मिनट्स बाद सबने प्रोटेक्टिव गियर पहन लिए और दरवाजा खोल दिया गया। कुछ तो गड़बड़ है, अपने हाथ में एक छोटा सा डिवाइस पकड़े हुए एक इंजीनियर बोला, जिसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। क्या हुआ? गाइगर काउंटर कोई रेडिएशन पिकअप नहीं कर रहा है। फिर से चेक करो, काउंटर पक्का खराब होगा, तियान्यू ने फिक्र के साथ कहा। क्या चल रहा है? यांग फेंग ने पूछा। अंदर चलो अभी। अपने हाथ में खुद का गाइगर काउंटर लिए स्टोरेज यूनिट में भागते हुए तियान्यू चिल्लाया। वो स्टोरेज यूनिट के अंदर चक्कर लगाता रहा और उसकी नज़र उस सुई पर टिकी थी जो रेडिएशन का कोई भी साइन मिलने पर हिलने वाली थी। आर्ग, लेकिन वहां कुछ नहीं था। गाइगर काउंटर पर एक सिंगल टिक तक नहीं हुआ। फैसिलिटी में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो रेडिएशन दे रही हो। ये कैसे हो गया?
जमीन पर गाइगर काउंटर पटक कर तोड़ते हुए हाँ तियान्यू दहाड़ा। इम्पॉसिबल। जब मर्सनरीज पीछे हटे तब से हम पूरे वक्त यहीं थे। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कोई यहां से कुछ ले जा सके। एक इंजीनियर आगे आया और बोला, इस बिल्डिंग में कभी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होने के कोई साइंस नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ये कहना चाहते हो कि वो गायब हो गए? अपनी गुस्से से सुलगती आंखों के साथ हाँ तियान्यू ने पूछा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि वो कभी यहां थे ही नहीं। जब किसी फैसिलिटी में रेडियो एक्टिव मटीरियल्स रखे जाते हैं तो दीवारों या जमीन पर कंटामिनेशन जरूर होता है। इस तरह का रेडिएशन बहुत लंबे समय तक नहीं जाता। अगर यहां एक सिंगल रिएक्टर कोर भी रखा होता, एक बहुत छोटा सा भी, तो गाइगर काउंटर माइक्रो रेडिएशंस को भी पिकअप कर लेता। बात यह है कि यहां एक सिंगल रीडिंग भी नहीं है। इसकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली, यहां कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल्स रखे ही नहीं गए थे। दूसरी, वो बहुत पहले ही इन्हें यहां से ले गए और उन्होंने इस जगह को पूरी तरह से डिकंटामिनेट कर दिया। दोनों ही सूरतों में उन्हें पक्का पता होगा कि हम आ रहे हैं, वरना वो इस जगह को डिकंटामिनेट कैसे करते? लुओ ज़हन ने कहा। FCK, यहां कोई गद्दार है, हाँ तियान्यू दहाड़ा। नॉर्मल हालातों में हाँ तियान्यू की बात सबसे हाईएस्ट पॉसिबल सिनारियोज में से एक हो सकती थी। सिर्फ टोकुगावा क्लैन को ही पता था कि चाइना अटैक करने आ रहा है और उन्होंने किसी के पहुंचने से पहले ही इस जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया था। ये पॉसिबल नहीं है। अगर उन्हें पता होता कि हम आ रहे हैं तो वो बिना बात के अपने निंजास को मरने के लिए नहीं भेजते। यांगफेंग बोला। ये भी सही है। क्या इसमें कोई दूसरी पार्टी शामिल हो सकती है? तुरंत शांत होते हुए हाँ तियान्यू ने कहा। लुओ ज़हन ने गुस्से में अपना सिर हिलाया और चिल्लाया, क्या इसका मतलब यह है कि सारे सबूत गायब हो चुके हैं? बिल्कुल सही, चिढ़ते हुए यांगफेंग बोला। और हमने जिस भी चीज के लिए लड़ाई की वो सब बेकार गया? लुओ जान बड़बड़ाया। टेक्निकली सब बेकार नहीं गया है। उन्होंने अपने 100 से भी ज्यादा निंजास को यहां गंवाया है और उनमें से 3 जॉनिन्स थे। अगर ये कोई बड़ी बात नहीं है तो मुझे नहीं पता बड़ी बात क्या होती है, जियांग फे बोला। उसने माहौल को शांत करने की कोशिश की और ऐसा नाटक किया जैसे उसे भी नहीं पता कि न्यूक्लियर मटीरियल्स के साथ क्या हुआ है। भले ही उसने बिना कोई सुराग छोड़े इतनी सफाई से ये कारनामा कर दिखाया था, लेकिन उसे अभी भी अनजान होने का नाटक करना था। ये तो बहुत बुरा हुआ, एक गहरी सांस छोड़ते हुए हाँ तियान्यू बोला। हाँ, तियान्यू बाकी मसल हेड से चीजों को काफी अलग नजरिए से देखता था। एक फाइटर होने से पहले वो एक बिजनेसमैन था जिसके पॉलिटिशियंस के साथ अच्छे कनेक्शंस थे। हाँ, तियान्यू के सोचने का दायरा किसी आम फाइटर से कहीं ज्यादा बड़ा था। इस अटैक का मकसद जापानियों के न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट के सबूत ढूंढना था। अगर उनके पास ठोस सबूत होते तो हाँ तियान्यू और खुद चीन भी जापान पर हमला कर सकता था। सबूत हाथ में होने पर अमेरिकन्स भी उनकी मदद नहीं कर पाते। अब जबकि उनके पास सबूत का एक भी तिनका नहीं था तो वो जापानियों को बिना सजा के जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। सब कुछ खत्म हो चुका था, भले ही अभी भी कई बातें अनसुलझी थीं। भारी मन से हाँ तियान्यू ने अपने ट्रूप्स को पीछे हटने और मार्शल आर्टिस्ट्स को वापस चीन भेजने का ऑर्डर दे दिया। ब्रदर फेई, अब हम वापस चलेंगे। तुम्हारी वजह से हमने 2 हाई रैंकिंग जॉनिन्स को मारा है और मत्सुडा योशिनो को भी पकड़ लिया। हम तुम्हारे इन कामों के बारे में मार्शल आर्ट्स अलायंस को बता देंगे। मुझे यकीन है कि तुम्हें काफी सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। अपनी मुट्ठी बांधकर जियांग फे को सल्यूट करते हुए लुओ जान ने कहा। जियांग फी ने भी वैसा ही किया और उसके सामने झुकते हुए बोला, मैं आपकी इस तारीफ के लायक नहीं हूं। मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सका। सच कहूं तो जियांग फे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को लेकर काफी एक्साइटेड था। उसने असल में उन पॉइंट्स को अपने मिरेकल पोशन के साथ ट्रेड करने का प्लान बनाया था। सबके अपने अपने रास्ते जाने के बाद जियांग फे को घर भेज दिया गया। उसकी मां ने उसके गायब रहने के बारे में पूछा और जियांग फे ने यह कहकर बात टाल दी कि सोशल इवेंट अभी अभी खत्म हुआ है। जब उसकी मां ने और पूछने की कोशिश की तो जियांग फी हॉल में पैर घसीटते हुए चलने लगा और बोला कि वो बहुत थक गया है। 0541 जियांग फी ने धीरे से कहा और 0541 को समन किया। चीन वापस लौटने का 10 या उससे ज्यादा घंटों का वो सफर बहुत लंबा और थका देने वाला था, लेकिन रिंग के रिपेयरिंग स्टेटस के खत्म होने के लिए यह बिल्कुल सही वक्त था। चूंकि वो बाकी लड़कों के साथ समुद्र के बीचों बीच था, इसलिए वो खुद से बातें करते हुए नहीं दिखना चाहता था। भले ही शिप पर उसका अपना रूम था, लेकिन जियांग फे ने फैसला किया था कि वो घर पहुंचने के बाद ही 0541 से बात करेगा। कैप्टन 0541 आपके ऑर्डर्स के लिए तैयार है। 0541 की आवाज जियांग फे के दिमाग में गूंजी। रिपेयर्स का क्या स्टेटस है? सफिशिएंट एनर्जी मिलने की वजह से मेन बॉडी का रेस्टोरेशन 20% तक पहुंच गया है। सिर्फ 20? जियांग फे सैटिस्फाइड नहीं था। आखिरकार वो निंजा से लड़ने के लिए समंदर पार करके गया था, लेकिन इनाम में उसे सिर्फ 20% रेस्टोरेशन प्रोग्रेस मिली। सर, एनर्जी अब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुका था और मेन बॉडी के रेस्टोरेशन के लिए सफिशिएंट था, लेकिन मेन बॉडी को अभी भी फिजिकल मटेरियल्स के साथ साथ डिजिटल इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। मुझे ये सब मत बताओ, तुम्हें असल में चाहिए क्या? अपनी आंखें घुमाते हुए जियांग फे बोला। भले ही उस रिंग को एक आवाज मिल गई थी, लेकिन वो अभी भी जियांग फे के साथ पहेलियां बुझा रही थी। अभी के लिए प्रायोरिटी भारी मात्रा में डिजिटल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है।
आपकी करंट सिचुएशन को देखते हुए इन गेम इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना सबसे बेस्ट रास्ता है। ठीक है। जियांग फे ने सिर हिलाया। इन गेम इक्विपमेंट को सैक्रिफाइस करना कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी। हाँ, सही कहा। तुमने क्या कहा था कि रेस्टोरेशन के बाद कुछ होगा? तुम मेरे किस काम आ सकते हो? जियांग फे ने पूछा। उसने इस रिंग पर अपना इतना वक्त और एफर्ट लगाया था तो जाहिर सी बात है वो बदले में कुछ चाहता था। सर 0541 ने सीधे तौर पर कहा, मैं अब सर्च मोड चालू कर सकता हूं और मैंने 3000 किलोमीटर के अंदर ब्रेवहार्ट के फ्रैगमेंट का सिग्नल डिटेक्ट किया है। बताओ तुम्हें क्या मिला? सर मुझे अपने सर्च रेडियस के अंदर एक से ज्यादा फ्रैगमेंट्स मिले हैं, 0541 ने बताया। जियांग फे का इंटरेस्ट तुरंत जाग गया और वो अपने बेड से खड़ा हो गया। सबसे करीब कौन सा है? जियांग फे ने पूछा। वो बिल्कुल यही है सर, आपके पैरों के नीचे। अगर स्पेसिफिकली कहूं तो आपके पैरों से 170 मीटर्स नीचे। मैंडा स्क्वायर के नीचे? वो तो हाँ, टियान्यू की सीक्रेट लैबोरेटरी होनी चाहिए। जियांग फे ने तुरंत अपनी आंखें घुमाईं। हाँ, टियान्यू एक एलियन शिप फ्रैगमेंट के साथ क्या कर रहा था? सर, मैंने उस शिप फ्रैगमेंट के आसपास काफी ह्यूमन एक्टिविटी डिटेक्ट की है। क्या तुम पता लगा सकते हो कि हाँ, टियान्यू के पास शिप का कौन सा हिस्सा है? सर, ये कॉम्बैट एंटरटेनमेंट सिस्टम है। ये क्या होता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जिसे इंसान गेमिंग सेंटर कहते हैं। इसका मकसद शिप क्रू को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना और साथ ही कॉम्बैट क्रू को ट्रेनिंग सिमुलेशंस देना है। इस गेम में खुद कई तरह के वेपन्स का डाटा और ब्लूप्रिंट मौजूद है, 0541 ने समझाया। अब मैं समझा, जियांग फे बोला। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि मंडा ग्रुप उस वक्त इतना सक्सेसफुल कैसे था। वो शिप के डेटा बैंक से इंफॉर्मेशन निकालकर उसका इस्तेमाल कर पाए थे। भले ही उनके पास अभी भी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के तरीकों की कमी थी, लेकिन फिर भी वो उसमें से कुछ न कुछ इस्तेमाल करने में कामयाब रहे थे। ये तो बस शुरुआत थी। अभी भी बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई थी जिसे डिकोड नहीं किया गया था और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। बाकी फ्रैगमेंट्स का क्या? अगला वाला कहाँ है? जियांग फे ने पूछा। भले ही उसे वो शिप फ्रैगमेंट अपने कब्जे में लेना था, लेकिन जियांग फे को इस बात से कोई एतराज नहीं था कि हाँ, टियान्यू उसे कुछ और वक्त तक अपने पास रखे। आज नहीं तो कल वो आखिरकार उसे वापस ले ही लेगा, किसी न किसी तरह से। फिलहाल जियांग फे का कोई आर्मी बनाने का इरादा नहीं था और ना ही उसमें इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो अपने हाथ में मौजूद किसी भी इन्फॉर्मेशन को असलियत में बदल सके। उसे अभी भी शिप के प्रोडक्शन सेगमेंट की जरूरत थी। तब तक जियांग फे मांडा ग्रुप को उस शिप फ्रैगमेंट से इन्फॉर्मेशन निकालते रहने देगा। एक तरह से जियांग फे मांडा ग्रुप के साथ साथ चाइना को भी स्ट्रांग बनने में मदद कर रहा था। स्कैन रिजल्ट्स के मुताबिक यांग फैमिली के वेपन स्टोरेज में शिप का वो हिस्सा मौजूद है जो सोल्जर की आर्मरी है। अच्छा तो ये बात है, जियांग फे बोला। हाँ, टियान्यू से अलग यांग फैमिली को इन्फॉर्मेशन की जगह फिजिकल आइटम्स मिले थे। अर्थ की करंट टेक्नोलॉजी के बेस पर हान टियान्यू बैटलशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर का एक सिंप्लीफाइड वर्जन बनाने में कामयाब रहा था। यांग फैमिली के लिए यह ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालने जितनी आसानी से किसी वेपन को रिवर्स इंजीनियर नहीं कर सकते थे। अगर आसान लफ्जों में कहें तो हाँ, टियान्यू को केक बनाने की रेसिपी मिल गई थी, जबकि यांग फैमिली के पास सिर्फ उस केक का एक टुकड़ा था। एक तैयार प्रोडक्ट को रिवर्स इंजीनियर करना ब्लूप्रिंट होने जितना आसान नहीं होता। अपनी रिसर्च से लेजर गन बनाने में कामयाब होने के लिए जियांग फे का मन यांग फैमिली को बधाई देने का कर रहा था। यांग फैमिली के बाद 0541 ने बाकी शिप फ्रैगमेंट्स की लोकेशन और अपनी फाइंडिंग्स बताना जारी रखा। प्रॉब्लम यह थी कि उनमें से कोई भी R&D लैबोरेटरी नहीं था। साथ ही सबसे बड़ा शिप फ्रैगमेंट हान टियान्यू के पास था, जबकि सबसे छोटा फ्रैगमेंट बस एक छोटी सी टॉय मशीन थी जिसे असली कैप्टन ने अपने बच्चे के लिए खरीदा था। तुम्हें इतने सारे मिले हैं लेकिन इनमें से कोई भी काम का कैसे नहीं है? अपनी भौहें सिकोड़ते हुए जियांग फे ने कहा। 0541 के डायग्नोसिस के मुताबिक जियांग फे को मेन इंजन कंपार्टमेंट वेपन्स R&D लैबोरेटरी और बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स ढूंढने की जरूरत थी। आसान भाषा में कहें तो जियांग फे को सबसे पहले पावर सोर्स ढूंढना था, दूसरा डेटा बैंक लैबोरेटरी और तीसरा और आखिरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ढूंढनी थी। शिप की मेन कैनन्स के बारे में भी कुछ था, लेकिन फिलहाल जियांग फे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें किसी और दिन भी कलेक्ट किया जा सकता था। TSK, जब मेरे पास वक्त होगा तो मुझे पैसिफिक ओशन जाना पड़ेगा। ब्रेवहार्ट के शिप फ्रैगमेंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए थे। छोटे फ्रैगमेंट्स को इग्नोर किया जा सकता था क्योंकि उनमें से ज्यादातर उसी नाम की फैमिली के कब्जे में थे। जियांग फे की करंट स्ट्रेंथ को देखते हुए वो शिप फ्रैगमेंट वापस लेने के लिए उस फैमिली के पास फटक भी नहीं सकता था। इसलिए उसका करंट टारगेट वो बड़े फ्रैगमेंट्स होने चाहिए थे जो पूरे पैसिफिक ओशन में बिखरे हुए थे। 0541 के शिप के फ्रैगमेंट्स की रिपोर्ट पूरी करने के बाद जियांग फे बेड पर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। भले ही उसके पास शिप के फ्रैगमेंट्स ढूंढने और वापस लेने के प्लान्स थे, लेकिन पैसिफिक ओशन बहुत बड़ी जगह थी। उसे शुरुआत भी कहां से करनी चाहिए? ये ऐसा काम नहीं था जिसे बस यूं ही किया जा सके। 0541 ने उसे जो बताया था उसके हिसाब से जियांग फे की करंट प्रायोरिटी डिजिटल इन्फॉर्मेशन और मटेरियल्स इकट्ठा करना था ताकि मेन बॉडी के डेटा फ्लो को रिस्टोर किया जा सके। एक बार ये हो जाने पर 0541 लैबोरेटरी से कुछ ऐसा बना सकता था जिससे जियांग फे उड़ सके, जिसे एक छोटा वन मैन फ्लाइट यूनिट जिससे आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट की जा सके।
जब जियांग फी जापानी निंजास के साथ फाइट से वापस आया तो दिन का वक्त था और वो थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। आंखें बंद करते ही वो कुछ देर के लिए गहरी नींद में सो गया। उस पर बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेन पड़ चुका था। भले ही ये पहली बार नहीं था जब उसने किसी की जान ली थी, लेकिन किसी दूसरे मेटा ह्यूमन के साथ फाइट करने का ये उसका पहला एक्सपीरियंस था। जियांग फे के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से टोकुगावा नारा के साथ हुई फाइट बहुत जल्दी हो गई थी। जियांग फे के लिए वो बिल्कुल चाकू की नोक पर खड़े होने जैसा था। जब वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन में था तब उसे कुछ ज्यादा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब उसने वापस आकर उस फाइट के बारे में सोचा तो उसे डर लगने लगा। एक अच्छी नींद लेने के बाद जियांग फे देर शाम को उठा। वो जल्दी से नीचे गया और अपनी माँ के साथ डिनर करके वापस अपने रूम में आ गया। पास्ट के बारे में ज्यादा सोचे बिना जियांग फे ने अपने स्लीपिंग अटायर पहने और गेम में लॉग इन कर लिया। ब्रो, तुम कहाँ चले गए थे? तुमने स्कूल भी स्किप कर दिया और 2 दिन से गेम में लॉग इन भी नहीं किया। जियांग फे की गेम में एंटर करते ही जाओ फेंग का मैसेज पॉपअप हुआ। मैं किसी और काम से बाहर गया था, जियांग फी ने बात को टालते हुए जवाब दिया। वो बिना किसी स्पेशल स्किल्स वाला बस एक नॉर्मल इंसान था, इसलिए जियांग फे उसकी करंट रियलिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। एचएमपीएच जाओ फेंग ने इस बात को ऐसे टाल दिया जैसे उसे सच में इससे कोई लेना देना ही ना हो। तो क्या कोई फ्रेश ब्लड आया है? जियांग फे ने गिल्ड के नए रिक्रूट्स के बारे में पूछा। कोई खास नहीं। गिल्ड ने दोनों गिल्ड्स के सारे मेंबर्स की इंडेक्सिंग खत्म कर ली है। इसके अलावा टेरिटरी कंस्ट्रक्शन स्मूथली चल रहा है और यूएचएम बस इतना ही है। ठीक है, जियांग फे ने आराम से जवाब दिया। ओह, वो टेलीपोर्टेशन सर्कल वाली चीज? ऐसा लग रहा है जैसे डॉनलाइट को ट्वाइलाइट से कनेक्ट करने वाला सर्कल कंप्लीट हो गया है। ये कब हुआ? जियांग फे ने पूछा। मुझे लगता है कल की बात है। हैप्पी ड्रंक और उसके चमचों ने पूरा क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। हम ट्वाइलाइट टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां से वापस नहीं आ सकते। वहां के लड़कों ने अभी तक अपने क्वेस्ट्स कंप्लीट नहीं किए हैं। अगर हम वहां गए तो शायद कुछ वक्त तक यहां वापस नहीं आ पाएंगे। जाओ फेंग बोला। ठीक है, मैं समझ गया। जियांग फे को सच में इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि फिलहाल उसका ट्वाइलाइट सिटी जाने का कोई प्लान नहीं था। ट्वाइलाइट सिटी की टॉप 2 गिल्ड्स को धूल चटाई जा चुकी थी। अगर जियांग फे अभी कोई अटैक लॉन्च करना चाहता तो उसे वहां से कुछ नहीं मिलने वाला था। इससे अच्छा तो इंतजार करना था जब तक सच में फायदा उठाने लायक कुछ ना हो। जियांग फे ने लेवल रैंकिंग बोर्ड खोला और देखा कि वो अभी भी नंबर 1 पर था। 7 स्टार वॉरियर दूसरे नंबर पर उसके बिल्कुल करीब आ रहा था। जियांग फे ने उनके साथ सीक्रेट डंजन में जो आखिरी ट्रिप ली थी वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स के मामले में काफी प्रॉफिटेबल रही। बेसिकली जो भी सीक्रेट डंजन में गया था वो अब लेवल रैंकिंग बोर्ड में शामिल हो चुका था। चेंगसी जो दूसरे नंबर पर था उसे 7 स्टार वॉरियर ने पछाड़ दिया था। असल में 7 स्टार वॉरियर के अलावा भी कई लोग रैंकिंग बोर्ड में ऊपर आ चुके थे। वर्ड्योर ग्लाइडर लेवल 43, 7 स्टार वॉरियर लेवल 41, गेल एवर समर लेवल 40, मीटी जगरनॉट लेवल 40, कोल्ड फेदर ही लेवल 40, लिटिल रेन लेवल 40, लेडी कैसानोवा लेवल 39, नाइट शैडो लेवल 39, डिमंडॉन मास्टर लेवल 39, हैप्पी ड्रंक लेवल 39, हैप्पी ड्रंक लेवल 39। लेवल रैंकिंग बोर्ड के टॉप 10 प्लेयर्स में से 6 एम्पीरियल ड्रैगन से थे और टॉप 4 प्लेयर्स पर भी उन्हीं का दबदबा था। इस पॉइंट पर जियांग फे की गिल्ड की पॉपुलैरिटी अरिस्टोक्रेट से कहीं आगे निकल चुकी थी। फिर भी न तो हैप्पी ड्रंक और ना ही हां तियानियों को इस बात का बुरा लग रहा था। खासकर हां तियानियों को, क्योंकि वो दोनों भाई थे। वो पहले ही कह चुका था कि अगर अरिस्टोक्रेट्स जियांग फे को दे दी जाए तो भी उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। हैप्पी ड्रंक को शायद इस पर कुछ कहना होता, लेकिन सब ठीक था क्योंकि जियांग फे ने खुद ही इस बात को साफ मना कर दिया था। जियांग फी के 3 जॉनिन्स को हराने वाले कारनामे के बाद हां तियानियों की नजरों में जियांग फी की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी। सिस्टर रोज, मुझे लगता है गिल्ड में सब अच्छा चल रहा है। जियांग फे ने रोजेट रोज को मैसेज में पूछा। हाँ? ओ मेरे यंग मास्टर, तुम जिंदा हो। मुझे तो लगा कि तुमने गेम छोड़ दिया है और सन्यासी बन गए हो, रोजेट रोज ने ताना मारते हुए कहा। भले ही जियांग फे ने गिल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे सौंप दी थी, लेकिन वो खुद कुछ दिनों से गायब था। ऐसे में रोजेट रोज का चिढ़ना लाजमी था। हो, मैं असल में कुछ दूसरे कामों में बिजी हूं। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि मैं गिल्ड मैनेज करने के मामले में बिल्कुल बेवकूफ हूं। वो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, जियांग फे ने मजाक वाले अंदाज में कहा। उसे असल में मजा आ रहा था क्योंकि उसके कुछ दिन गायब रहने के बावजूद गिल्ड बहुत बढ़िया चल रही थी। ये सच हो सकता है, लेकिन अभी भी तुम्हारे लिए कुछ काम बाकी है। अगर तुम बहुत फ्री हो तो जाकर कोई लेवल 40 का डंजन ढूंढो या फिर कोई अच्छा मॉन्स्टर स्पॉन पॉइंट। सबसे बढ़िया होगा अगर वो कोई लेवल 40 का मैप हो। गिल्ड में लगभग हर कोई लेवल 40 तक पहुंच चुका है। अभी एवरेज लेवल 36 है और बस 1 या 2 हफ्तों में हर कोई लेवल 40 तक पहुंच जाएगा। मुझे मत बताना कि तुम फार्मिंग प्लेस की तलाश तभी शुरू करना चाहते हो। ठीक है, रिलैक्स, में संभाल लूंगा, जियांग फे ने जवाब दिया। इस पॉइंट तक जियांग फे को कोई आइडिया नहीं था कि उसे अच्छे मॉन्स्टर स्पॉन्स वाली कोई जगह ढूंढनी है। जियांग फे ने कभी रैंडम मैप्स पर ट्रेनिंग नहीं की थी क्योंकि वो हमेशा डंजन्स में ग्राइंडिंग करता था।
जियांग फेई ने खुले में इजाबेला को समन किया और फिर गिल्ड स्टोरेज की तरफ चला गया। वहां से उसने 20 से ज्यादा डिस्कार्डेड ब्लू और ग्रीन इक्विपमेंट निकाले और उन्हें रिंग को फीड कर दिया। 0541 अभी भी डेटा डिकोड करने का इंतजार कर रहा था। उस पॉइंट पर भले ही रिंग का रेस्टोरेशन सिर्फ 20% था, लेकिन रिंग लेवल अप के बेनिफिट्स पहले जैसे ही थे। कम से कम उसे और भी ज्यादा इन्वेंट्री स्लॉट्स मिल गए थे और एक न्यू एबिलिटी भी। एडिशनल प्लस 20 लाख स्टैट के अलावा इक्विपमेंट क्राफ्ट करते वक्त एक एक्स्ट्रा एबिलिटी भी थी। एडिशनल स्टैट और स्किल के अलावा जियांग फे के पास एक एडिशनल ऑप्शन था, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू, जिससे जियांग फे अपनी मर्जी के स्टैट्स चुन सकता था। वो ये क्या है? जियांग फी ने चौंकते हुए कहा और तुरंत चीजें समझने लगा। बिना और वक्त बर्बाद किए जियांग फे मटेरियल्स लेकर गिल्ड की टेरिटरी ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप की तरफ तेजी से बढ़ गया। गिल्ड टेरिटरी कंस्ट्रक्शन के इस पॉइंट पर वर्कशॉप का बोनस क्राफ्टिंग सक्सेस रेट 2% बढ़ चुका था। चलो ब्लैक टॉर्टस डाउनफॉल के साथ ट्राई करते हैं। फिर जियांग फे ने मटेरियल्स का एक सेट लिया और स्मिथिंग शुरू कर दी। डिंग, इक्विपमेंट विल नाउ बी एडेड विद एन एडिशनल स्टैट, प्लीज चूज। एक क्लियर सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ एक ड्रॉप डाउन मेन्यू सामने आया, जिसमें लेवल 2 और उससे नीचे की कई तरह की स्किल्स मौजूद थीं। चूंकि जियांग फे सिर्फ एक इंटरमीडिएट डिवाइन ब्लैकस्मिथ था, इसलिए वो लेवल 2 या उससे नीचे की ही इक्विपमेंट स्किल्स चुन सकता था। ब्लैक ड्रैगन स्केल पर फियर इफेक्ट जैसी स्किल्स हायर लेवल स्किल मानी जाती थीं, जो जियांग फे के लिए ओपन नहीं थीं। कम से कम वो अपनी मनपसंद एबिलिटी चुन सकता था। ओवरपावर्ड स्किल्स के लिए उस बेवकूफ $@ पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं थी। इसका मतलब था कि अब वो जो भी इक्विपमेंट क्राफ्ट करेगा वो कभी भी ट्रैश टियर स्किल्स का नहीं होगा। जियांग फे ने पर्सनली 7 एक्स्ट्रा स्किल्स चुनकर एक इक्विपमेंट सेट क्राफ्ट करना पूरा किया। आखिरकार भले ही वो क्राफ्टेड इक्विपमेंट सेट सिर्फ ग्रीन ग्रेड का था, लेकिन उसका असली पोटेंशियल किसी ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट सेट जितना ही तगड़ा था। ये तो सच में चीटिंग है। क्या मैं पर्सनलाइज्ड इक्विपमेंट सेट बनाना शुरू कर सकता हूं? जियांग फे बहुत खुश था। शायद अगर हर अच्छी चीज में कुछ बुरा होता है तो वो था जियांग फे का स्किल सेट्स को खुद चुनने में लगने वाला एक्स्ट्रा टाइम। फिर भी ये वक्त अच्छे काम में लगा था, क्योंकि वो यूजर की जरूरत से परफेक्टली मैच होने वाली स्किल्स के साथ एक इक्विपमेंट सेट बना पाया था। पहला इक्विपमेंट क्राफ्ट होने के बाद जियांग फे पूरे जोश में आ गया और उसने इक्विपमेंट क्राफ्ट करना चालू रखा। वो ऐसा क्यों ना करता? इतने स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट क्राफ्ट कर पाना सच में बहुत एडिक्टिंग था। उस वक्त के बाद से उसने जितने भी इक्विपमेंट सेट क्राफ्ट किए, उन सब की स्किल्स उनके इक्विपमेंट स्टैट से बिल्कुल मैच खाती थीं। अगर वो उन्हें मार्केट में बेचता तो उसे कम से कम कुछ हजार गोल्ड कॉइन्स तो मिल ही जाते। दूसरी गिल्ड्स सिर्फ उनमें से एक को हासिल करने के लिए जियांग फे पर अपना सारा खजाना लुटाने से नहीं हिचकिचाती। 2 घंटे के अंदर जियांग फे ने कुल 20 इक्विपमेंट सेट्स क्राफ्ट कर लिए थे। उनमें से कुछ बेस्ट वाले अभी भी ब्लू ग्रेड के थे। फिर भी वो पूरे 20 इक्विपमेंट सेट्स बहुत स्ट्रांग थे। भले ही वो सब टैंक्स के लिए थे, लेकिन उसने उनमें से कुछ को भारी डैमेज रिडक्शन के साथ मेन टैंक के लिए फिट किया था और कुछ को क्राउड कंट्रोल स्किल्स वाले सेकेंडरी टैंक के लिए बनाया था। आसान लफ्जों में कहें तो सारे इक्विपमेंट सेट्स खास तौर पर प्लेयर्स के लिए ही डिजाइन किए गए थे। ठीक है, अभी के लिए शायद इतना काफी है। भले ही उसे अभी अभी एक न्यू स्किल मिली थी, लेकिन जियांग फे अपना पूरा दिन क्राफ्टिंग में नहीं बिताना चाहता था। सारे इक्विपमेंट सेट्स को गिल्ड स्टोरेज में रखने के बाद उसने इजाबेला को लिया और मॉन्स्टर स्पॉन पॉइंट्स ढूंढने निकल पड़ा। रोजेट रोज के लेवल 40 मैप्स के बारे में पूछने से पहले ही जियांग फे स्मार्ट टोमाटो को लेवल 40 डंजन्स ढूंढने भेज चुका था। अगर दूसरी गिल्ड्स ने उन्हें पहले ढूंढ भी लिया होता तो भी वो आसानी से पूरे डंजन पर सिर्फ अपना कब्जा नहीं जमा सकती थीं। इसलिए जियांग फे ने डंजन ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद न करने का फैसला किया। इसके बजाय वो मॉन्स्टर स्पॉन पॉइंट्स ढूंढने पर ज्यादा फोकस करना चाहता था। अपने जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन के फायदे के साथ उसके पास इतनी स्पीड थी कि वो पलक झपकते ही मैप्स में उड़कर कहीं भी जा सकता था। फिर भी डॉनलाइट सिटी में 1 घंटे से ज्यादा उड़ने के बाद भी उसे ग्राइंडिंग के लायक कोई जगह नहीं मिली। यहाँ के ज्यादातर मॉन्स्टर्स इतने कमजोर थे कि जियांग फे उन्हें सिर्फ एक हिट में मार सकता था। उनके ड्रॉप्स भी बहुत बकवास थे। सच कहा जाए तो महान जियांग फे ने डंजन्स और सीक्रेट डंजन्स में इतना वक्त बिता दिया था कि अब उसे ऑर्डिनरी लूट्स एकदम बकवास लगते थे। वो आम प्लेयर्स के दुख दर्द को कभी नहीं समझ सकता था। गिल्ड मास्टर, क्या आपके पास थोड़ा वक्त है? बिली बॉय ने एक मैसेज में पूछा। हाँ, मुझे एक क्वेस्ट में आपकी मदद चाहिए। तुम? क्वेस्ट? जियांग फे ने हैरान होकर पूछा। बाकी लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन जियांग फे जानता था कि बिली बॉय कोई एवरेज प्लेयर नहीं है। वो सिर्फ पीवीपी के मजे के लिए गेम खेल रहा था। यही वजह थी कि जियांग फे बिली बॉय के मुंह से क्वेस्ट्स की बात सुनकर चौंक गया था। ये एक पीवीपी क्वेस्ट है, बिली बॉय ऐसे बोला जैसे वो जान गया हो कि जियांग फे उसके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, पहले मुझे इस क्वेस्ट के बारे में समझाओ। जियांग फे को इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि नया इक्विपमेंट सेट मिलने के बाद से उसने कोई फाइट नहीं की थी। असल में ये एक गिल्ड क्वेस्ट है। दूसरी सिटी में घुसपैठ करने के लिए एक छोटी स्क्वाड की जरूरत है। उसके बाद हम दूसरी सिटी की गिल्ड की टेरिटरी को तबाह कर देंगे। क्या? जियांग फे हैरान रह गया। आसान लफ्जों में कहें तो उन्हें बस दूसरी सिटी में जाकर तबाही मचानी थी।
भले ही ट्वाइलाइट सिटी की हालत अभी ठीक नहीं थी, क्योंकि उनकी टॉप 2 गिल्ड्स अपनी जगह से हट चुकी थीं, लेकिन फिर भी ये पूरी सिटी के खिलाफ एक छोटी स्क्वाड की लड़ाई थी। अगर उन्होंने किसी एक गिल्ड को भी टारगेट किया तो भी ये पूरी गिल्ड के सामने सिर्फ 5 लोग होने वाले थे। अटैक को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेस्ट हम सबको हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन छुपाने के लिए एक चार्म देगा। क्वेस्ट के पूरे ड्यूरेशन में हम जासूसों की तरह काम करेंगे। यहां तक कि इंस्पेक्ट स्किल्स वाले प्लेयर्स भी हमारी इन्फॉर्मेशन का पता नहीं लगा पाएंगे। जब तक हम खुद अपना मुंह खोलकर किसी को नहीं बताते तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इंटरेस्टिंग, जियांग फेई ने कहा। ऐसा होना भी चाहिए था। सिस्टम से मिलने वाले चार्म के साथ कोई नहीं जान पाता कि वो कौन है। उसके बिना अगर कोई प्लेयर अपनी सिटी के अलावा किसी दूसरी सिटी में जाता है तो सिस्टम उसके नाम के आगे एक टैग लगा देता है ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि वो कहां से आया है। कॉस्मिक ड्रैगन के डॉनलाइट सिटी में न आने की एक वजह यह भी थी, वो अपने ओरिजिन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन छुपाना चाहता था। अगर वो ऐसा करता भी तो क्या हुआ, भले ही वो अपने हाथ पीछे बांधकर भी जियांग फेई से लड़ सकता था, फिर भी उसे पूरी डॉनलाइट सिटी से लड़ना पड़ता। क्वेस्ट का रिवॉर्ड क्या है, जियांग फेई ने पूछा। चूंकि क्वेस्ट इतना खतरनाक था इसलिए उसका रिवॉर्ड भी डिफिकल्टी और रिस्क के बराबर ही होना चाहिए था। कोई भी किसी ऐरे गहरे क्वेस्ट के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। रिवॉर्ड में गिल्ड लेवल 1 लेवल बढ़ जाएगा और साथ ही दूसरी गिल्ड के सारे मटेरियल्स भी हमें मिल जाएंगे। चलो फिर बात पक्की रही, करते हैं इसे। जियांग फेई मान गया था। अब वक्त आ गया था कि वो कुछ ऐसा करे जो एक गिल्ड मास्टर अपनी गिल्ड के लिए करता है। हैप्पी ड्रंक को पहले से ही डर था कि जियांग फेई अकेले ही डॉनलाइट सिटी पर राज करेगा और हां टियान्यू को बिना बताए जियांग फेई के टेरिटरी कंस्ट्रक्शन की सप्लाईज काट देगा। फिलहाल वो उन मटेरियल्स पर डिपेंड था जो उसके खुद के मेंबर्स क्वेस्ट्स के जरिए इकट्ठा करते थे और पग प्लेयर से खरीदते थे। दूसरी तरफ रिवॉर्ड में गिल्ड का लेवल 1 लेवल बढ़ने वाला था और यही वो बड़ा फायदा था जो जियांग फेई चाहता था। लेवल के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, बस इतना कि लेवल जितना ऊंचा होगा फायदे उतने ही अच्छे होंगे। वो 5 प्लेयर्स कौन हैं? मुझे लगता है कि तुम उनमें से एक हो, बाकी कौन है? जियांग फेई ने पूछा। तुम्हारे साथ मुझे बस 3 और ढूंढने हैं। चूंकि ये एक स्टेल्थ मिशन है इसलिए मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुसीबत आने पर भाग सकें या बच निकलें। हीलर्स की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम प्लेयर्स की एक पूरी फौज से लड़ने वाले हैं। अभी मैं एक थीफ और एक हंटर के बारे में सोच रहा हूं। मैं ना तो भाग सकता हूं और ना ही बच निकल सकता हूं। तुम मुझे किस लिए ले जाना चाहते हो? तुम्हारे टीम में होने की वजह है फाइट करना। वो लड़की जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, मुझे लगता है कि उसकी ड्रैगन फॉर्म स्किल अब तक रेडी हो चुकी होगी। आखिरकार बिली बॉय ने वो असली वजह बता ही दी कि वो जियांग फेई को इस स्टेल्थ टीम का हिस्सा क्यों बनाना चाहता था। ट्वाइलाइट सिटी की 2 गिल्ड्स के साथ हुई वॉर के दौरान उसने इजाबेला के ड्रैगन फॉर्म की असली ताकत देखी थी, इसलिए इजाबेला उनका ट्रम्प कार्ड होने वाली थी। अगर किसी तरह उनका भंडा फूट भी जाता तो इजाबेला उन पर कहर ढा देती। साई, जब सब कुछ रेडी हो जाए तो मुझे पार्टी में ऐड कर लेना, जियांग फेई ने कहा। कुछ ही देर में जियांग फेई को इनवाइट आ गया और वो सब टेलीपोर्टेशन सर्कल की तरफ निकल पड़े। टेलीपोर्टेशन सर्कल पर जियांग फेई स्क्वाड के बाकी लोगों से मिला। आर्च डीमन फाइटर बर्निंग आइड शाना, स्पेल सॉर्ड प्राइमल पेपर, असैसिन हेजी मेमोरी, गनस्लिंगर बिली बॉय। सारे मेंबर्स के स्टैट्स और इक्विपमेंट देखने के बाद जियांग फेई ने सैटिस्फाई होकर अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि 2 गिल्ड्स के एम्पीरियल ड्रैगन में मर्ज होने से एक स्ट्रॉन्ग गिल्ड बन गई थी जिसके पास पावरफुल एसेट्स थे। हेजी मेमोरी को छोड़कर बाकी सारे मेंबर्स के पास रेयर क्लासेस थीं। भले ही हिडन क्लास के मुकाबले रेयर क्लासेस ढूंढना और हासिल करना उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन रेयर क्लासेस के क्लास एडवांसमेंट क्वेस्ट्स कंप्लीट करना काफी मुश्किल होता था। भले ही हेजी मेमोरी नॉर्मल क्लास वाला एक नॉर्मल प्लेयर था, लेकिन बिली बॉय की खुद चुनी हुई इस पार्टी में शामिल होने के लिए उसमें पक्का एक सर्टेन लेवल की स्किल रही होगी। अब जब टीम इकट्ठी हो चुकी थी तो वो 5 मैजिक सर्कल के अंदर गए। एक तेज चमक के साथ जियांग फेई और उसकी पार्टी ट्वाइलाइट सिटी में पहुंच गई। तो ये है ट्वाइलाइट सिटी, शाना बोला और उन टूरिस्ट्स की तरह बिहेव करने लगा जिन्होंने कभी दुनिया ना देखी हो। यहां की हर बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल डिजाइन डॉनलाइट सिटी जैसा नहीं था, फिर भी उन सबका फंक्शन एक ही तरह का था। जब वो पहुंचे तो किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। जिस टेलीपोर्टेशन सर्कल से वो बाहर निकले थे वो बिल्कुल किसी रिटर्न स्क्रॉल को यूज करने पर मिलने वाले टेलीपोर्टेशन पॉइंट की तरह काम करता था। सिस्टम के दिए गए प्रोटेक्शन चार्म की वजह से उनके नाम पर कोई स्पेशल टैग्स नहीं थे, इसलिए वो तुरंत वहां के लोगों में घुल मिल गए। सच कहा जाए तो कुछ आंखें थीं जो उन्हें घूर रही थीं। इसकी वजह जियांग फेई के फ्लैशी इक्विपमेंट थे। वो चाहे जहां भी जाए जियांग फेई का गोल्डन आर्मर लोगों का ध्यान खींच ही लेता था। उसके साथ ही जियांग फेई के पास खड़ी वो खूबसूरत लड़की भी सबको अट्रैक्ट कर रही थी। अगर टीम के बाकी लोग लेवल 40 तक पहुंच गए होते तो जियांग फेई पक्का इस क्वेस्ट को पोस्टपोन कर देता ताकि वो उन सब के लिए मिथिकल बीस्ट इक्विपमेंट सेट क्राफ्ट कर सके। एक तरफ वो अनवांटेड अटेंशन खींच रहे होते, दूसरी तरफ वो पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुके होते। फिर भी जो प्लेयर्स जियांग फेई को घूर रहे थे उन्होंने जल्दी ही अपनी नजरें फेर लीं। उन्हें सिर्फ उसके आर्मर में इंटरेस्ट था और किसी चीज में नहीं।
कहाँ जाना है? जियांग फे ने पूछा। हमें एक एनपीसी ढूंढने के लिए सिटी के बाहर जाना होगा। वो डॉनलाइट सिटी का जासूस है और वही हमें अगला स्टेप बताएगा, बिली बॉय बोला। ठीक है, चलो चलते हैं। बिली बॉय पार्टी को लीड कर रहा था और वो छहों मेन गेट्स की तरफ बढ़ गए। पार्टी ने अपने माउंट्स यूज करने के बजाय पैदल सिटी से बाहर जाने का फैसला किया। जियांग फे अपने ड्रैगन माउंट को समन करने का रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि गेम में इकलौता ड्रैगन माउंट यूजर वही था। ड्रैगन माउंट होने की वजह से जियांग फे कोई दूसरा माउंट यूज नहीं कर सकता था। वहां के लोगों में घुलने मिलने के लिए पार्टी को अपने माउंट्स यूज करने के बजाय पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्वेस्ट का पहला स्टेप आसान था क्योंकि बिली बॉय के पास एनपीसी के कोऑर्डिनेट्स थे। सब ठीक है डॉनलाइट सिटी के मेरे दोस्तों, तुम आ गए, स्पाई फ्रॉम डॉनलाइट सिटी नेम टैग वाले एक एनपीसी ने कहा। ये क्या बकवास है? ये नाम बहुत ज्यादा डायरेक्ट है। क्या कोई भी इस एनपीसी को ढूंढकर तुरंत मार नहीं देगा? प्राइमल पेपर ने कहा। हाँ, ये एनपीसी सिर्फ एक क्वेस्ट एनपीसी है, ये कुछ भी ड्रॉप नहीं करेगा। असल में अगर तुम इसे मार भी दो तो ये 10 मिनट बाद फिर से रिस्पॉन हो जाएगा, बिली बॉय बोला। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी तैयारी कर रखी है। टीएसके गेम के डेवलपर्स पक्का बहुत आलसी होंगे। कम से कम इस इंसान को कोई अच्छा नाम तो दे देते, प्राइमल पेपर बोला। अरे ये बस एक क्वेस्ट है, शांत हो जाओ। जियांग फे हंसा। हमें यहां डॉनलाइट सिटी के गवर्नर्स ने भेजा है, हम क्या सेवा कर सकते हैं? बिली बॉय ने एनपीसी से कहा, जबकि प्राइमल पेपर अभी भी चिढ़ा हुआ था। भगवान का शुक्र है, ट्वाइलाइट सिटी दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है और अगर हमने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया तो ये सिटी डॉनलाइट सिटी के लिए खतरा बन जाएगी, एनपीसी बोला क्योंकि वो बस वही कर रहा था जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया था। ट्वाइलाइट सिटी स्ट्रांग कैसे हो रही थी जबकि जियांग फे ने अभी अभी उनकी स्ट्रांगेस्ट गिल्ड्स को तबाह किया था? वो क्या ही खतरा पैदा करते। हमें क्या करने की जरूरत है? बिली बॉय ने पूछा। ये एनपीसी इजाबेला की तरह प्रोग्राम नहीं था, इसलिए इसके साथ बात करके ज्यादा वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। बेहतर यही था कि हाउ कैन आई हेल्प या हाउ कैन आई हेल्प यू जैसी चीजें पूछकर जल्दी से क्वेस्ट को ट्रिगर कर दिया जाए। मैं चाहता हूं कि तुम सिटी के अंदर जाकर एडवेंचरर्स का बेस तबाह कर दो ताकि उनका मोराल टूट जाए, स्पाई फ्रॉम डॉनलाइट सिटी बोला। डिंग, क्वेस्ट अपडेटेड। क्वेस्ट, डिस्ट्रॉय द एनिमीज बेस। क्वेस्ट टारगेट, डिस्ट्रॉय एनी गिल्ड टेरिटरी स्टोरेज यूनिट इन ट्वाइलाइट सिटी। रिवॉर्ड, गिल्ड लेवल +1। टाइम लिमिट, 4 hours। Players of Twilight City will be informed about your quest in 1 hour। नोटिफिकेशन आते ही हर किसी का क्वेस्ट विंडो पॉपअप हुआ और अपडेट हो गया। ओ FCK, यहां एक टाइम लिमिट है। सिर्फ 4 घंटे? शाना गुस्से में चिल्लाया। 4 घंटे ठीक है, असली काउंटडाउन तो 1 घंटे का है। अगर हमारा भंडा फूट गया तो हम जिस गिल्ड को टारगेट करेंगे उसके साथ साथ पूरी सिटी हमारे पीछे पड़ जाएगी। हम खुद को बचाने के साथ साथ गिल्ड का स्टोरेज यूनिट कैसे तबाह करेंगे? प्राइमल पेपर ने इस तरह पूछा जैसे वो हार मान रहा हो। बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, चलो अब चलते हैं, बिली बॉय बोला। जैसा कि प्राइमल पेपर ने इतने गुस्से में कहा था, एक बार 1 घंटे का टाइमर खत्म हो गया तो ट्वाइलाइट सिटी का हर इंसान जियांग फे की पार्टी की मौजूदगी को लेकर अलर्ट हो जाएगा। तब तक इजाबेला का ड्रैगन फॉर्म भी बेकार हो जाएगा। ट्वाइलाइट सिटी में 10 लाख से ज्यादा प्लेयर्स थे और वो अपने ही बेस में लड़ रहे होंगे। वो बिना किसी परेशानी के रिस्पॉन हो सकते थे, इसलिए इजाबेला का ड्रैगन फॉर्म भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। भले ही उसका ड्रैगन फॉर्म कई घंटों तक चल सकता था, लेकिन प्लेयर्स के हार मानने से पहले ही उसकी सांस फूलने लगेगी। जियांग फे और पार्टी के बाकी लोग पलक झपकते ही मारे जाते। एक बार जियांग फे के मारे जाने पर इजाबेला को फोर्सफुली अनसमन कर दिया जाता। आसान लफ्जों में कहें तो उन्हें किसी के भी वहां होने की भनक लगने से पहले ही मिशन कंप्लीट करना था। चूंकि ट्वाइलाइट सिटी में टेरिटरी वाली सिर्फ एक ही गिल्ड बची थी, इसलिए बिली बॉय के पास आयरन ब्लड अलायंस को टारगेट करने के अलावा कोई चारा नहीं था। भले ही उन्हें एक दूसरे से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन क्वेस्ट की खातिर बिली बॉय को तबाही मचाने के लिए उन्हें ही अपना टारगेट चुनना पड़ा। बिली बॉय ने जल्दी से पार्टी में सबको गिल्ड की डिटेल्स दे दी। उसने सच में अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी और उसने टीम को गिल्ड की टेरिटरी की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन भी बता दी थी। अब सब आप पर है गिल्ड मास्टर। पार्टी 20 मिनट में गिल्ड के बेस पर पहुंच गई और उन्होंने आयरन ब्लड अलायंस की टेरिटरी देखी। टेरिटरी के बारे में और जांच करने के लिए जियांग फे को अपने ड्रैगन माउंट का इस्तेमाल करके आसमान से दुश्मन की टेरिटरी को स्काउट करने का काम सौंपा गया। ये बहुत एफिशिएंट था क्योंकि किसी को भी आसमान में किसी के होने की उम्मीद नहीं थी। ऐसी जगह ढूंढने के बाद जहां कोई प्लेयर्स ना हो, जियांग फे ने ड्रैगन को समन किया और आसमान में उड़ गया। इतनी ऊंचाई से जमीन पर खड़े प्लेयर्स को जियांग फे सिर्फ एक छोटे से काले बिंदु की तरह ही दिखता। जब तक कोई उसे ढूंढ न रहा हो, किसी को शक नहीं होता कि आसमान में दिख रहा वो काला बिंदु कोई दुश्मन है। आसमान में कुछ चक्कर लगाने के बाद जियांग फे ने आयरन ब्लड अलायंस गिल्ड की टेरिटरी को पूरी तरह स्काउट कर लिया। उनका क्वेस्ट गिल्ड की स्टोरेज यूनिट को तबाह करना था, जो कासल के अंदर काफी गहराई में मौजूद थी। ये होना ही था। बाकी गिल्ड्स भी ऐसा ही करती थीं,
क्योंकि गिल्ड के मटेरियल्स को सुरक्षित रखने का यही सबसे सेफ तरीका था। यहां तक कि जियांग फेई ने भी एम्पीरियल ड्रैगन की स्टोरेज यूनिट को इसी तरह डिजाइन किया था। उन सभी कीमती और बेशकीमती मटेरियल्स को तगड़ी सुरक्षा के बीच रखना जरूरी था। जियांग फेई बस एक बात के लिए खुद को खुशनसीब मान रहा था कि आयरन ब्लड अलायंस की कासल बिल्डिंग अभी एम्पीरियल ड्रैगन जितनी पूरी नहीं हुई थी। एम्पीरियल ड्रैगन ने भले ही धीरे शुरुआत की थी, पर अरिस्टोक्रेट्स की मदद मिलने के बाद जियांग फेई टेरिटोरी कंस्ट्रक्शन में तेजी से और आगे बढ़ गया था। आयरन ब्लड अलायंस का काम अभी अधूरा था। अगर उनका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका होता तो जियांग फेई को मजबूरन इजाबेला को उसके ड्रैगन फॉर्म में हमला करने के लिए भेजना पड़ता। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जब किसी गिल्ड टेरिटरी का बेसिक कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है तो सिर्फ गिल्ड मास्टर की परमिशन वाले प्लेयर्स ही अंदर आ सकते हैं। लेकिन चूंकि इनका कंस्ट्रक्शन अधूरा था तो जियांग फेई और उसकी पार्टी को सिर्फ स्काउट टावर के डिटेक्शन एओई और दूसरे प्लेयर्स से बचना था। थ्योरी में वे पूरे मिशन के दौरान छिपकर रह सकते थे। जब जियांग फेई वापस आया और बाकियों के साथ रीग्रुप किया तो उसने सबको जानकारी दी और जमीन पर एक रफ नक्शा बना दिया। बिली बॉय ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे भी डर था कि कहीं टेरिटरी का काम पूरा ना हो गया हो। चलो जल्दी करो, गिल्ड मास्टर तुम आसमान में जाओ और नजर रखो। हेजी तुम आगे बढ़ो और हमारे लिए रास्ता ढूंढो। बाकी सब जब तक गिल्ड मास्टर और हेजी मेमरी हरी झंडी न दें अपनी जगह पर रुको। बिली बॉय ने कमांड दी और सबने सिर हिलाया। उन्हें तेजी से काम करना था, क्योंकि 1 घंटे के टाइमर में सिर्फ 30 मिनट बचे थे। अगर वे मिशन टाइम पर खत्म नहीं कर पाए तो पूरी ट्वाइलाइट सिटी को उनकी मौजूदगी की खबर मिल जाएगी। फिर स्टोरेज यूनिट को बचाने के लिए आसपास के प्लेयर्स को सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। गिल्ड के सारे मेंबर्स को बेस तक पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे और पूरी ट्वाइलाइट सिटी के प्लेयर्स को डिफेंसिव फाइट में शामिल होने में 30 मिनट। वक्त एक ऐसी चीज थी जो जियांग फेई और उसकी पार्टी के पास नहीं थी। पफ धुएं के एक गुबार के साथ हेजी मेमरी इनविजिबल हो गया और तेजी से दुश्मन के बेस की तरफ बढ़ गया। उस पल जियांग फेई ने बिली बॉय के इस फैसले की तारीफ की कि वो इस मिशन के लिए एक असैसिन को साथ लाया। जियांग फेई ने स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन किया और इजाबेला को अपनी पीठ के पीछे बिठाकर आसमान में उड़ गया। जियांग फेई अपनी लोकेशन हेजी मेमरी को बता रहा था ताकि वो स्काउट करके बाकी पार्टी के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढ सके जहां वे बिना किसी की नजर में आए घुस सकें। गेम में और असल जिंदगी में छिपना 2 अलग चीजें हैं। असल दुनिया में अगर कोई गार्ड तुम्हें पकड़ भी ले तो तुम तेजी से उसका पीछा करके उसे मार सकते हो और अपनी मौजूदगी मिटा सकते हो। लेकिन गेम में एक बार जब तुम किसी प्लेयर को मारते हो तो वो तुरंत रिस्पॉन हो जाता है। वो आसानी से गिल्ड चैट चैनल खोलकर सबको हमले की खबर दे सकता है। यही कारण था कि बिली बॉय ने चालाक हेजी मेमरी को रास्ता ढूंढने के लिए भेजा था। एक गलत कदम और पूरा मिशन चौपट हो जाता। स्टोरेज यूनिट को तबाह करने के लिए 4 स्पेशल बॉम्ब्स चाहिए थे जो सिस्टम ने दिए थे। हर प्लेयर सिर्फ एक ही बम पकड़ सकता था और जो बॉम्ब लिए हो वो इनविजिबल नहीं हो सकता था। यही एक और कारण था कि बिली बॉय असैसिन को लाया था, क्योंकि बाकी टीम के मेंबर्स इनविजिबल नहीं हो सकते थे। अगर क्वेस्ट में टाइम लिमिट नहीं होती तो बिली बॉय को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ जियांग फेई अकेले ही ये काम कर सकता था और इजाबेला अपने फॉरबिडन स्पेल से टेरिटोरी पर हमला कर देती। सबसे बुरे हालात में इनविजिबल थीव्स की एक टीम छिपकर हमला कर सकती थी। हालांकि जोखिम बहुत ज्यादा था और मिशन पूरा करने का रिवॉर्ड भी। बिली बॉय ने सुरक्षित रास्ता चुना। जियांग फेई के आसमान से नजर रखने की वजह से पार्टी आसानी से प्लेयर्स और टावर्स की नजर से बचते हुए आगे बढ़ रही थी। फिर भी एक समस्या थी। दुश्मन भले ही पहरा नहीं दे रहे थे, लेकिन वो सामान लेने या इक्विपमेंट क्राफ्ट करने के लिए गिल्ड टेरिटरी के अंदर बाहर आ जा रहे थे। किसी भी प्लेयर की नजर से बचने के लिए हेजी मेमरी को हर इलाका स्काउट करना पड़ता था। जब कोई आता तो वो बिली बॉय और बाकियों को खबर कर देता और वे किसी कोने में छिप जाते। रास्ता साफ होने पर ही वे स्टोरेज यूनिट की तरफ बढ़ते। धीरे धीरे पार्टी आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसमें वक्त बहुत लग रहा था। बिली बॉय को भी घबराहट होने लगी थी। जियांग फेई आसमान में ऊंचाई पर था। उसे बिली बॉय और उसकी पार्टी के मुकाबले खतरा कम महसूस हो रहा था, जो दुश्मन की सीमा के अंदर थे। कई बार वो दुश्मनों के बहुत करीब पहुंच गए थे। सिर्फ जियांग फेई और हेजी मेमरी के निर्देशों की वजह से ही वो इमारतों के पीछे छिपकर बच पा रहे थे। अगर उनका प्लान फेल होता और वो पकड़े जाते, और अगर वे लड़ने का फैसला करते तो वे मारे जाते। अगर ऐसा होता तो बिली बॉय और उसकी पार्टी के लिए ट्वाइलाइट सिटी से निकलने का एकमात्र रास्ता बिगिनर्स विलेज से होकर जाता। ट्वाइलाइट सिटी की टॉप 2 गिल्ड्स के 2 लाख से ज्यादा प्लेयर्स ने ऐसा ही अनुभव किया था। किसी और के इलाके में लड़ना बहुत बड़ा नुकसान था। पहली बड़ी मुश्किल ये थी कि आप दोबारा इक्विपमेंट नहीं पहन सकते थे। एक बार गेट्स बंद हो गए तो टेलीपोर्टेशन सर्कल का इस्तेमाल करके अपने शहर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचता था। या तो भागो या मारे जाओ। फिलहाल ट्वाइलाइट सिटी का टेलीपोर्टेशन सर्कल काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए पार्टी के लिए सिर्फ एक ही बुरा अंत था। बार बार तब तक मरना जब तक उनका लेवल इतना कम ना हो जाए कि सिस्टम उन्हें ऑटोमैटिकली बिगिनर्स विलेज वापस भेज दे। ये वो खतरा था जिसे जियांग फेई को छोड़कर पार्टी का हर मेंबर महसूस कर रहा था। वो उड़ सकता था, इसलिए अगर कोई ऐसी लड़ाई होती जिसे वो नहीं जीत सकता था तो वो आसानी से उड़कर सुरक्षित जगह जा सकता था।
अगर टेलीपोर्टेशन सर्कल काम कर रहा होता तो वो उड़कर वहां तक पहुंच जाता और डॉनलाइट सिटी वापस चला जाता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बिली बॉय घबराने लगा क्योंकि सबको उनकी मौजूदगी की खबर होने ही वाली थी। अगर वे पकड़े जाते तो उनका क्वेस्ट बीच में ही छूट जाता और उनका मिशन तबाही मचाने से बदलकर सिर्फ जान बचाने का रह जाता। गिल्ड मास्टर कितनी दूर है? बिली बॉय ने पूछा। उस वक्त वो बहुत घबराया हुआ था क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बचे थे। 2 गलियां और, जियांग फे ने आसमान से कहा। ये आयरन ब्लड अलायंस का सेंटर है। यहां इतने सारे एनपीसीएस और प्लेयर्स हैं जो अंदर बाहर आ रहे हैं। स्टोरेज यूनिट तक पहुंचने के लिए हमें और वक्त चाहिए। 5 मिनट काफी नहीं है। बिली बॉय बोला। अब क्या करें? बर्निंग आइड शाना ने पूछा। मुझे 1 सेकंड दो। हम भाग सकते हैं। अगर हम अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करें तो 1 मिनट में स्टोरेज यूनिट तक पहुंच जाएंगे। उस वक्त में अगर सब कुछ सही रहा तो हम स्टोरेज यूनिट को उड़ा देंगे। और उसके बाद? हेजी मेमोरी ने पूछा। उसके बाद गिल्ड मास्टर नीचे झपट्टा मारेंगे और सारा सामान ले लेंगे, और हम बाकियों के लिए हर कोई अपनी जान बचाए। बिली बॉय ने बिना डरे कहा। भले ही बिली बॉय का सजेशन बहुत रेकलेस था, लेकिन उनके पास मिशन फिनिश करने का बस यही एक तरीका बचा था। वो पहले ही दुश्मन के बेस के बिल्कुल बीचों बीच थे और अब वापस जाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तो फिर आगे बढ़ते हैं, शाना बोला। ये हमारा आखिरी मौका है। प्राइमल पेपर ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हेजी मेमोरी चुप रहा। वो एक असासिन था जिसके पास अंधेरे में छुपने की एबिलिटी थी। जियांग फे के बाद वो इकलौता ऐसा इंसान था जो वहां से बचकर निकल सकता था। रेडी गो! बिली बॉय चिल्लाया और पूरी पार्टी छुपने की जगह से बाहर निकली और सीधा सड़कों पर होते हुए जियांग फे के गाइडेंस में स्टोरेज यूनिट की तरफ दौड़ पड़ी। हे ध्यान से! अंधे हो क्या? देख कर चलो। इतनी क्या जल्दी है भाई? एक के बाद एक बिली बॉय आयरन ब्लड अलायंस के प्लेयर से टकराता गया और तेजी से वहां से भागता रहा। शुरू में किसी को कोई शक नहीं हुआ क्योंकि वो गिल्ड की टेरिटरी के सेंटर में थे। वहां कम से कम 10,000 मेंबर्स थे और जाहिर सी बात है कोई भी हर एक मेंबर को नहीं पहचान सकता था। किसी प्लेयर को ना पहचान पाना बहुत आम बात थी। कुछ तो गड़बड़ है। उन प्लेयर्स ने गिल्ड का एम्ब्लम नहीं पहना है, कोई चिल्लाया। वहीं रुक जाओ, पकड़ो उन्हें। जल्द ही किसी न किसी को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। एक बड़ी गिल्ड में एम्ब्लम का होना यूनिफॉर्म की तरह था। सिर्फ गिल्ड मेंबर्स को ही वो एम्ब्लम दिया जाता था जो उनके आर्मर्स पर दिखाई देता था। बिना एम्ब्लम के बाहरी लोगों को पहचानना बहुत आसान था। जल्दी करो, गिल्ड मास्टर, शायद अब वक्त आ गया है कि आप नीचे आएं और स्टोरेज यूनिट को उड़ा दें। बिना रुके भागते हुए बिली बॉय बोला। और तेज, शाना ने खुद से कहा और अपनी हेस्ट एक्टिवेट कर दी। ये एक स्किल थी जो मूवमेंट स्पीड बढ़ा देती थी। उसी पल स्किल के एक्टिव रहने तक पार्टी पीछे पड़ी भीड़ से काफी आगे निकल गई। तुमने क्या कहा? 3 प्लेयर्स बेस के अंदर घुस आए हैं? आयरन ब्लड अलायंस का गिल्ड मास्टर आयरन ब्लड हार्ट बोला। वो हैरान था क्योंकि 2 बड़ी गिल्ड्स के तबाह होने के बाद फिलहाल आयरन ब्लड अलायंस ही सबसे स्ट्रांग गिल्ड थी। किसी में भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी। कौन है वो? वो चाहते क्या हैं? हमें कोई आइडिया नहीं है। हमने पूछने की कोशिश की लेकिन वो बस भागते रहे, एक मेंबर बोला। क्या उन्होंने किसी को मारा? आयरन ब्लड हार्ट ने पूछा। नहीं, हमने उन पर अटैक भी किया लेकिन उन्होंने भागने का फैसला किया। ये अजीब है, आयरन ब्लड हार्ट ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अगर वो घुसपैठिए अटैक नहीं कर रहे हैं तो उन्हें क्या चाहिए? डिंग! द स्पाइज ऑफ डॉनलाइट सिटी हैड इन्फिल्ट्रेटेड ट्वाइलाइट सिटी। देयर टारगेट इज टू डिस्ट्रॉय द स्टोरेज यूनिट ऑफ द आयरन ब्लड अलायंस। उसी पल सिस्टम ने सारी सच्चाई उगल दी। पूरी ट्वाइलाइट सिटी में तुरंत हलचल मच गई। नॉर्मल प्लेयर्स आपस में डिस्कस करने लगे कि आखिर क्या हो रहा है और धीरे धीरे आयरन ब्लड अलायंस की टेरिटरी की तरफ बढ़ने लगे। सबको स्टोरेज के पास ले जाओ और उस जगह को गार्ड करो। किसी भी कीमत पर उसे डिफेंड करना है, आयरन ब्लड हार्ट चिल्लाया और उसने अपने गिल्ड मास्टर प्रिविलेज का इस्तेमाल करके हर एक मेंबर को यह मैसेज ब्रॉडकास्ट कर दिया। शश शश शश! सिटी में रोशनी के सफेद खंभे चमकने लगे क्योंकि आयरन ब्लड अलायंस के मेंबर्स ने अपने बेस वापस लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन स्क्रोल का इस्तेमाल किया था। ओह नो! बर्निंग आइड शाना बड़बड़ाया क्योंकि वो अभी स्टोरेज यूनिट के एंट्रेंस तक पहुंचे ही थे। कोई बात नहीं, हम अभी भी ये कर सकते हैं, बिली बॉय बोला। अनाउंसमेंट अभी बस हुई ही थी और प्लेयर्स अभी ट्वाइलाइट सिटी पहुंचे ही थे। उन्हें बिली बॉय और पार्टी तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगते। गिल्ड मास्टर, अब आपकी बारी है, बिली बॉय बोला। बाकी सब अभी बॉम्ब्स का इस्तेमाल करो। बेला, उन्हें हमारे करीब आने से रोको। जियांग फे ने कमांड दी और बॉम्ब इंस्टॉल करने के लिए बिली बॉय के साथ जुड़ गया। सिस्टम के दिए गए उस बॉम्ब को इंस्टॉल होने में 1 मिनट और 30 सेकंड्स का वक्त लगने वाला था। तब तक ज्यादातर दुश्मन वहां पहुंच चुके होते। जो लोग पार्टी का पीछा कर रहे थे वो अभी बस वहां पहुंचे ही थे। वो प्लेयर्स पार्टी को उनका काम इतनी आसानी से नहीं करने देते, इसलिए उनके पास उन पर अटैक करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इजाबेला तुरंत उन प्लेयर्स को रोकने के लिए आगे बढ़ी। फ्लेम बर्स्ट! बूम! -7895।
-7921। जमीन फाड़कर आग के बड़े बड़े खंभे बाहर निकले और फ्रंट लाइन में खड़े कई प्लेयर्स को मौत के घाट उतार दिया। उन प्लेयर्स ने इसाबेला की ताकत को बहुत कम आंका था और उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ -6873, -6698। जियांग फे के खुद को डिफेंड करने का ऑर्डर देने के बाद इसाबेला बिना कोई कसर छोड़े उन पर टूट पड़ी थी। डिंग, यू हैव किल्ड प्लेयर XXX, obtained 35 honor points. Ding, you have killed player XXX, obtained 35 honor points. चूंकि वो दूसरी सिटीज में दुश्मनों से लड़ रहे थे, इसलिए जियांग फे को कोई पेनल्टी नहीं लगी, बल्कि उसे काफी सारे ऑनर पॉइंट्स भी मिल गए। रोको उन्हें। उस पॉइंट पर जियांग फे समझ गया कि प्लेयर्स अब घबरा रहे थे। भले ही इसाबेला सिंगल टारगेट थी, लेकिन उसने अकेले ही कुछ हिट्स में 6 से ज्यादा प्लेयर्स को मार गिराया था। प्रॉब्लम ये थी कि वो प्लेयर्स बिल्कुल नहीं डरे और लाशों को पार करते हुए सीधा आगे बढ़ते रहे। रेन ऑफ फायर। इसाबेला जरा भी नहीं रुकी और उसने अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल्स में से एक का इस्तेमाल कर दिया। आसमान फटा और फुटबॉल के साइज जितने बड़े मीटियर्स की बारिश होने लगी। ये एक पावरफुल AoE स्किल थी जो भयानक डैमेज देने के साथ साथ डॉटी इफेक्ट भी देती थी। कुछ ही सेकंड्स में एक प्लेयर को पूरा 20,000 का डैमेज पड़ता। भले ही उनके मेंबर्स में हीलर्स मौजूद थे, लेकिन वो डैमेज को आउट हील करने के लिए काफी नहीं थे। उनके पास 50 से ज्यादा प्लेयर्स थे और मुश्किल से सिर्फ 3 हीलर्स। एक ही वक्त पर सबको हील करना इम्पॉसिबल था। यहां वक्त की बहुत कीमत है। इसाबेला ट्रांसफॉर्म हुए बिना ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, जियांग फे बोला। भले ही इसाबेला स्ट्रांग थी, लेकिन प्लेयर्स के उस समंदर के सामने वो बस एक अकेली लड़की थी। ज्यादा से ज्यादा उसके पास ग्रेटर अटैक रेंज होने का फायदा था, लेकिन अगर प्लेयर्स की पूरी भीड़ किसी सुनामी की तरह उस पर टूट पड़ी तो वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगी। 80,000 हेल्थ पॉइंट्स काफी नहीं थे। डिंग, यू हैव किल्ड प्लेयर XXX, obtained 37 ऑनर पॉइंट्स। जियांग फे के कानों में सिस्टम चाइम लगातार बजती रही। कुछ ही पलों में वो पहले ही कुछ 100 ऑनर पॉइंट्स इकट्ठा कर चुका था। उसी वक्त दुश्मन इसाबेला पर अटैक करने लायक करीब आ चुके थे। -328, -487, -386। इस पॉइंट पर सारे रेंज अटैकर्स इसाबेला को डैमेज पहुंचा रहे थे। उसकी किस्मत अच्छी थी कि इसाबेला का डिफेंस इतना स्ट्रांग था कि वो प्लेयर्स अपने ओरिजिनल अटैक का 10% डैमेज भी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जैसा कि जियांग फे पहले कर चुका था, भीड़ की ताकत बहुत ज्यादा थी। अटैक की सिर्फ पहली वेव के बाद ही इसाबेला को 5,000 से ज्यादा का डैमेज पड़ चुका था। हे भगवान TSK, क्या मुझे अब इसाबेला को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए? जियांग फे को फिक्र होने लगी।